सो हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, आज से हम लोग रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जितना भी 2024 में आपका पूछा गया है। तो जिस प्रकार से क्लास 9 में चैप्टर 1 आपका केमिस्ट्री है, तो इसीलिए हम लोग पहले केमिस्ट्री को उठाने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, क्रमांक नंबर 1 में हमारे आसपास के पदार्थ कुल जो है 62 प्रश्न पूछे गए थे पिछली बार एलपी में। टेक्नीशियन में एलपी में टोटल 17 क्वेश्चन, टेक्नीशियन में टोटल 45 क्वेश्चन। तो इस सब का सारा क्वेश्चन को चलिए हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज। प्रयास यही रहेगा हमारा, मैक्सिमम डेली 2 चैप्टर तो कवर करना ही करना है। अप्रोक्स 100 क्वेश्चन का तो लगभग हम लोग को रोज कवर अप करके चलना है, क्योंकि 20 दिन बचा हुआ है। उस तरह से अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर करते चल जाएंगे तो बढ़िया रहेगा, और एक बार रिवीजन भी कर लेना है आप लोगों को। ठीक है, ये आप लोग के लिए बेनिफिशियल रहेगा, जो भी रेलवे एएलपी टेक्नीशियन या ग्रुप डी की आने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जेई में भी आपको पूछा गया है कुछ कुछ टॉपिक्स से। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और जो भी चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, पहला सवाल, निम्न में किस विलयन की पहचान उसके गंध से की जाती है? जल में नमक, जल में पोटेशियम, जल में चीनी या जल में डिटोल? तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जल में डिटोल। ये आपका एनसीईआरटी क्लास चैप्टर 1 में आपका दिया है, क्लास 9 का। ठीक है, व्याख्या, नमक, चीनी और पोटेशियम परमैंगनेट जो है, ये सभी आपका पानी में घुल जाते हैं, लेकिन इनमें कोई विशिष्ट गंध नहीं होता है। और ये कैसा सोल्यूशन बनाते हैं आपका, हिंदी में क्या बोलता है, होमोजेनस मिक्सचर। ठीक है, होमोजेनस मिक्सचर बनाते हैं, मतलब घुलनशील और अघुलनशील जो होता है आपका। ठीक है, और डिटोल जो है एक एंटीसेप्टिक है, जिसकी एक तीव्र विशिष्ट गंध होती है। जब इसे पानी में घोला जाता है तब भी इसकी गंध बरकरार रहती है, जिसे इसे गंध के आधार पर आसानी से पहचाना जा सकता है। चलिए, डिटोल में जो है आपका क्लोरोजाइलिनॉल नामक रासायनिक पदार्थ होता है, जो उसके गंध और अनुराधी गंध का कारण है। खैर, एक्स्ट्रा फैक्ट आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सॉलिड CO2 ठोस CO2 दबाव को डैश तक कम करने पर फिर डैश को सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। मतलब ड्राई आइस जो है आपका, जिसे हम लोग ठोस CO2 के नाम से जानते हैं, जब उसको 1 atm प्रेशर पे, ठीक है, तक कम करेंगे, एक वायुमंडलीय दाब तक, तो ये द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ये सीधा जो है आपका गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। समझे? ऑप्शन जैसे दिया है, तो करेक्ट आंसर आपका 1, एक वायुमंडलीय द्रव अवस्था में परिवर्तित होना ये हो जाएगा। सीओ ड्राई आइस जो है एक ऐसा पदार्थ है जो सब्लिमेशन प्रक्रिया का यूज करता है। सीधे सॉलिड से गैस जो हो जाता है उसे हम लोग सब्लिमेशन बोलते हैं, और गैस से सॉलिड को हम लोग बोलते हैं डिपोजिशन। ठीक है, और यह परिवर्तन तब होता है जब दबाव लगभग आपका एक वायुमंडलीय तक घटाया जाता है। इस प्रक्रिया में यह द्रव अवस्था से नहीं गुजरता है, डायरेक्ट चेंज हो जाता है। सब्लिमेशन क्या है? सब्लिमेशन आपका वह प्रक्रिया है जिसमें ठोस द्रव अवस्था में बिना गए सीधा गैस में बदल जाता है। और आपका ड्राई आइस का यूज़ कहाँ का किया जाता है? खाद्य संरक्षण में, वैज्ञानिक प्रयोगों में, शीतलन के लिए इसका किया जाता है। एज ए रेफ्रिजरेंट कूलेंट आप बोल सकते हैं। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा पदार्थ विसरण द्वारा कोशिका झिल्ली के पार संचलन कर सकता है? तो आपका इसका राइट आंसर आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। विसरण क्या है? विसरण वह पदार्थ है, वह प्रक्रिया है आपका जिसमें किसी पदार्थ के कण उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में स्वतः फैलते हैं। मतलब हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में यह आता है। इस प्रक्रिया को हम लोग डिफ्यूजन के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में विसरण बोलते हैं। और इसमें आपका ऑक्सीजन ट्रेवल कर सकता है हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। और प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल जो है, ये बहुत बड़े अणु होते हैं जो जल्दी से विसरण द्वारा नहीं गुजर सकते। ऑक्सीजन का कोशिका में प्रवेश और कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन जो है, इसी मिश्रण के द्वारा होता है। जिस प्रकार से ऑक्सीजन इन होता है, मान लीजिए इन कर रहा है, ठीक है, और आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज हो रहा है, तो आपका डिफ्यूजन का ही प्रक्रिया से होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। निम्न में से क्या वाष्पीकरण की दर में वृद्धि नहीं करता है? तो पृष्ठ क्षेत्र बढ़ाइएगा, मीन्स
इंक्रीज करिएगा अगर आप सरफेस एरिया तो बढ़ेगा, तो आप बोलिएगा यस एब्सोल्युटली आपका एवापोरेशन का रेट बढ़ेगा। अगर आपका एयर विंड स्पीड अगर इंक्रीज होगा तो बढ़ेगा, एकदम बढ़ेगा। ह्यूमिडिटी में कमी करेंगे तो बढ़ेगा, यस एकदम बढ़ेगा। बट अगर आप टेम्परेचर में कमी करिएगा तो ये वृद्धि आपका नहीं करेगा, इसीलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। व्याख्या। वाष्पीकरण की दर तापमान, सतह क्षेत्र, वायु प्रवाह और आर्द्रता पर निर्भर करती है। तापमान घटाने पर कणों की गतिज ऊर्जा जो है कम हो जाती है, जिससे वाष्पीकरण की दर घटती है। अधिक सतह क्षेत्र, अधिक वायु प्रवाह और कम आर्द्रता वाष्पीकरण की दर बढ़ाते हैं। चलिए इतना हम नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब ई फैक्ट्स वगैरह इतना नहीं बोलेंगे, आपको टू द पॉइंट क्वेश्चन कराते हैं, क्योंकि हम जान रहे हैं बहुत का जो है अप्लाई ऑलरेडी चल ही रहा है। जी चलिए अगला सवाल। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में सीएनजी का उपयोग होता है, यस करते हैं हम लोग। अस्पताल में दिए जाने वाले गैस ऑक्सीजन सिलेंडर संपीड़ित होते हैं, कंप्रेस्ड रहते हैं, यस ये भी करेक्ट है आपका। गैस अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है, यस ठीक है। अस्पताल में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर संपीड़ित गैस नहीं होते हैं, यहाँ पे नहीं नहीं होता, तो ये आपका करेक्ट हो जाता, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग है। और वही हमसे सवाल पूछा गया था, ठीक है। ये कथन गलत है, क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर जो है गैस को उच्च दाब हाई प्रेशर पर संपीड़ित करके भरा जाता है, ताकि अधिक मात्रा में ऑक्सीजन कम स्थान में उपलब्ध रहे। सीएनजी क्या है? ये उच्च दाब पर तरल या ठोस अवस्था के बिना भी रखी जा सकती है, ठीक है। अगला सवाल। ठोस पदार्थों के तापमान में वृद्धि करने पे क्या होगा? तो इस बढ़ाइएगा जब उसका, अब उसको हीट जब दीजिएगा तो उसके जो कण का जो काइनेटिक एनर्जी वो भी बढ़ेगा आपका, मीन्स उसका आपका गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगा। आकार समान रहेगा नहीं, ठोस का प्रभाव पड़ेगा नहीं, एकदम पड़ता है, कणों की गतिज कम नहीं होगी बल्कि वो बढ़ जाती है, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बता दीजिए, तो आप बोलिएगा 1/2 मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। सभी द्रव और गैस के हैं क्या है? दे आर फ्लूइड, ठीक है, मीन्स हिंदी में उसे तरल बोलते हैं। सभी द्रव और गैस आपका फ्लूइड है। द्रव और गैस दोनों ही प्रवाहित होने वाली वस्तुएं हैं, जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया सकता है। इस प्रवाहशीलता के कारण इन्हें सामूहिक रूप से तरल पदार्थ फ्लूइड्स कहा जाता है। आगे चलते हैं। हीटिंग का विसरण की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह तापमान बढ़ने के साथ साथ आपका बढ़ता है, ठीक है। चलिए डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा तेज कहाँ पे होता है? तो आप बोलिएगा सबसे तेज आपका गैस में होगा, और सबसे धीमी जो है ठोस में होगा। गैस में क्यों होगा? क्योंकि इसमें जगह होता है, स्पेस होता है, ठीक है। वही सॉलिड हो गया तो उसमें एकदम पैक 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 रहता है, वही लिक्विड में हल्का हल्का जगह रहता है, ठीक है। अगला सवाल। निम्न में कौन सा द्रव के कणों का गुणधर्म नहीं है? द्रव के कण स्थायी होते हैं? नहीं। द्रव के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है? यस दे हैव स्पेस बिटवीन देम। द्रव के कण निरंतर गतिशील रहते हैं? यस दे, वो लोग रहते हैं, मीन्स काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में रहता है, मीन्स गतिशील रहते हैं। द्रव के कण एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो आप बोलिएगा यस वो स्थिर नहीं रह सकते हैं। और अगर एक प्रॉपर्टी अगर आपसे पूछ दें तो उनका जो है फिक्स क्या रहता है? वॉल्यूम रहता है या शेप रहता है, बताइए। तो आप बोलिएगा दे हैव फिक्स वॉल्यूम बट नॉट शेप, ठीक है। द्रव के तीन प्रमुख रूप हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जिनमें कणों के बीच आकर्षण बल और रिक्त स्थान अलग अलग होता है। अगला सवाल। निम्न में से कौन सा विकल्प द्रवों के गुणधर्म को नहीं दर्शाता है? तो द्रवों में बहाव होता है और आकार बदलता है, मीन्स चेंज जैसे चेंज भी करता है और बहाव भी होता है, तब बोलिएगा हाँ ये सही है। द्रवों का आयतन निश्चित नहीं होता? नहीं, द्रवों का आयतन निश्चित होता है, बट उनका आकार जो है अनिश्चित होता है, वो निश्चित नहीं होता है। तो द्रव का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, तो हाँ ये सही है। द्रव पात्र का आकार ले लेता है, हाँ वो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर में जिस प्रकार में आप पानी डालिएगा उसका आकार वो ढाल लेगा अपने आप, ठीक है। और द्रवों का दाब जो है सभी दिशा में समान रूप से संरक्षित संचारित होता है, यह सिद्धांत किसने दिया था? ये आप बोलिएगा तो पास्कल का ये नियम है। अब पास्कल किसका मात्रक है? तो आप बोलिएगा प्रेशर। प्रेशर मीन्स दाब, दाब बराबर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। और आपसे हम पूछ दें थ्रस्ट बराबर क्या होता है? प्रणोद बराबर, तो आप बोलिएगा दाब गुना एरिया, क्षेत्रफल, ठीक है। अगला सवाल। निम्न में कौन सा विकल्प ठोस पदार्थों के गुण को नहीं दर्शाता है? उनकी स्पष्ट सीमाएं और स्थिर आयतन होता है? हाँ होता है। दे हैव फिक्स वॉल्यूम एंड शेप, आप बोल सकते हैं। उनकी एक निश्चित आकृति होती है? हाँ दे हैव शेप।
उनके आकार में परिवर्तन करना कठिन नहीं, ये गलत बात है। बाइबल लगने पर ये अपना आकार बनाए रखते हैं? नहीं नहीं, अगर ज़्यादा लगाएंगे तो वो टूट जाएगा आपका। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या बोला है, कौन से अगर ठोस पदार्थ को गुनगुन उनके आकार में परिवर्तन करना कठिन नहीं है, ये गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्यों? क्योंकि अगर आप जब तक उसमें बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा फोर्स नहीं दीजिएगा तब तक वो बदलेगा नहीं आपका। इस प्रकार से आपका ऑप्शन सी गलत है, क्योंकि ठोस पदार्थ का जो है आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी, और इनके कण जो है बहुत पास पास होते हैं, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स के कारण ये रिजिड हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, और ठोस पदार्थों का आकार बदलना कठिन हो जाता है। इसलिए इसीलिए गलत है, क्योंकि आकार बदलना कठिन नहीं है, कठिन है। और इसको आप लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, बट लिक्विड को कंप्रेस किया जा सकता है। अगला सवाल, निम्न में किस घटना में एक ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है? तो सॉलिड से आपका लिक्विड में चेंज कब होगा? तो उसे हम लोग बोलते हैं, सॉलिड से लिक्विड में चेंज को हम लोग फ्यूजन बोलते हैं, विखंडन, या मेल्टिंग बोलेंगे हम लोग। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हम लोग बोलते हैं। ठीक है, फ्यूजन या गलन मीन्स मेल्टिंग वह प्रक्रिया है जिसमें ठोस पदार्थ को गर्म करने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है और वह अपने स्थायी स्थान से निकलकर द्रव अवस्था में आ जाते हैं। इस प्रकार ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, अगला अन्य फैक्ट्स, उत्पादन सब्लिमेशन में ठोस जो है सीधे गैस में आपका बदल जाता है, जैसे कपूर, नेप्थलीन बोल। ठीक है, और सॉलिडिफिकेशन में आपका द्रव जो है लिक्विड आपका सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, मीन्स द्रव ठोस बनता है। डिपोजिशन में आपका गैस जो है सीधे ही आपका ठोस बन जाता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। निम्न में से कौन सा उदाहरण यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है? ठीक है, पानी का उबलना, लोहे की कील का टूटना, अगरबत्ती का जलना, या पोटेशियम पर मैग्नेट का पानी में समान रूप से वितरित होना। तो आप बोलिएगा करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जैसे व्याख्या, चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जब पोटेशियम पर मैग्नेट के क्रिस्टल जब हम लोग पानी में डाले जाते हैं तो इसके कण जो है पानी के अणु के बीच के रिक्त स्थान में, मतलब जो उसका स्पेस है वहाँ पे ये जाके प्रवेश करने लगते हैं, और धीरे धीरे ये कण जो है पूरे जल में आपका जाके फैल जाएगा और जल का रंग भी आपका समान हो जाएगा। ठीक है, यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। आप खाली इसी का क्या एग्जाम्पल लीजिएगा, मान लीजिए आप मधु डाल रहे हैं या दूध डाल रहे हैं पानी में, तो देखिएगा कलर हल्का सा भी डाल रहे हैं तब देखिएगा कि उसमें जाके फेड हो जाता है, मिलने लगता है। और एक इसका उदाहरण है, तो इस घटना को डिफ्यूजन का एक उदाहरण के नाम से ये जाना जाएगा। चाहे पदार्थ, सभी पदार्थों में चाहे वो ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, कणों के बीच कुछ ना कुछ स्पेस तो होता ही होता है, जगह होता है, खाली जगह। अगला सवाल, पदार्थ के कण किसके कारण गतिमान रहते हैं? तो आप बोलिएगा गतिज ऊर्जा के कारण वो गतिमान रहते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे उनका गतिज ऊर्जा बढ़ेगा। सबसे अगर ज़्यादा बोल दे काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा किसमें है, तो बोलिएगा गैस, देन लिक्विड, देन आपका सॉलिड। ठीक है, अब निम्न में कौन सा कथन गलत है? द्रव के कणों के बीच एक बल कार्य करता है, द्रव के कणों के बीच कार्यरत बलों एक साथ बांधे रखता है, द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल का सामर्थ्य स्थिर रहता है, चाहे द्रव किसी भी प्रकार का हो। ठीक है, द्रव के कणों के बीच बल का सामर्थ्य अलग अलग द्रवों में अलग अलग होता है। ठीक है, ये बांधे रखता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, एक एनर्जी काम करता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी काम करता है। ठीक है, और आकर्षण बल अलग अलग द्रव्यों में अलग अलग होता है। हाँ, ये चीज़ भी है, गाढ़ा पे गाढ़ा जैसा, पतला पे पतला जैसा। तो आप ऑप्शन नंबर सी आप इसको मार सकते हैं एलिमिनेशन से। अब द्रव के कण निरंतर गति से रहते हैं, इसका कारण क्या है? तो गतिज ऊर्जा। आगे चलते हैं, निम्न में कौन सा कथन पदार्थ के कणों की निरंतर गति के संबंध में सही है? यदि हम तापमान कम करते हैं तो कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है? नहीं, वो आपका गिरेगा। तापमान में परिवर्तन का कणों की गतिज ऊर्जा पर प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि हम तापमान बढ़ाते हैं तो गतिज ऊर्जा भी आपकी बढ़ जाएगी, ना कि कम होगी। यदि हम तापमान बढ़ाते हैं तो कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर डी। देख रहे ना, एक ही चीज़ से बार बार सवाल आया। निक्षेपण प्रक्रिया के दौरान किस प्रकार का अवस्था रूपांतरण होता है? निक्षेपण, निक्षेपण को क्या बोलता है? डिपोजिशन। डिपोजिशन मीन्स क्या हो गया आपका, गैस से सीधा ठोस बनेगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए
चलिए यहाँ हम सॉलिड रखते हैं, यहाँ हम लिक्विड सॉरी सॉलिड रख लिए। चलिए हम यहाँ लिक्विड रख लिए, यहाँ हम गैस रख लिए। सॉलिड से जब लिक्विड बनता है तो उसे हम SLF फ्यूजन या मेल्टिंग बोलते हैं। लिक्विड से जब गैस होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं बताइए। और गैस से जब इसको होता है क्या बोलते हैं, और इसको इससे जाता है तो क्या बोलते हैं, ठीक है। और गैस से सॉलिड जाएगा तो क्या बोलेंगे, तो गैस से सॉलिड अभी हम लोग देखेंगे, उसको हम लोग डिपोजिशन बोलते हैं, ठीक है। और सॉलिड से जो गैस बनता है उसको हम लोग सब्लिमेशन बोलते हैं, ठीक है। और गैस से जब लिक्विड जाएगा तो उसको हम लोग कंडेंसेशन बोलते हैं, ठीक है। और गैस से आपका लिक्विड की ओर जब मतलब सॉरी गैस से लिक्विड हो गया कंडेंसेशन, और कंडेंसेशन से कब गैस की हो जाएगा तो उसको हम लोग वेपराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा ये। फिर अगला सवाल, जब डैश दाब पर हो तो CO2 को सीधे हम लोग गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दाब हो तो 1 atm प्रेशर पे आपका CO2 जो है सीधे सॉलिड से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी। अगला सवाल, द्रव जो है अवस्था में बदले बिना गैस से ठोस अवस्था में परिवर्तन को क्या बोलते हैं। अभी देखें, निक्षेपण हो जाएगा, डिपोजिशन। पदार्थ की अवस्थाओं पर दाब में परिवर्तन के प्रभावों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। दाब लगाने और ताप घटाने से गैस द्रवीकृत हो जाता है, यस। जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे और टेम्परेचर को आपका कम करेंगे तो आपका लिक्विफाई कर देगा गैस को, और ठोस CO2 को उच्च दाब में संग्रहित किया जाता है। तो आप बोलिएगा कथन A और B दोनों सही है, ठीक है। क्योंकि इसको हम लोग जब तक उच्च प्रेशर पे नहीं रखेंगे तो सीधे गैस अवस्था में ना बदल जाए, इसीलिए हम लोग इसको उच्च प्रेशर में रखते हैं। जिस प्रकार से अन्य तरल गैस जैसे LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस और CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस भी उच्च दाब पर ही संग्रहित की जाती है ताकि वे गैस के रूप में फैल ना सके। मीन्स उसको दाब दाब के हम लोग वो ले आते हैं ना, नहीं तो गैस तो आप करने जाइएगा एक सिलेंडर में भरते कितना बड़ा हो जाएगा, एक रूम से भी ज़्यादा स्पेस ले लेगा, ये समझिए पूरा उड़ जाएगा। तो उसको हम लोग दाब कर उच्च प्रेशर पे करते तभी ना कि उसको रहता है वो, वही चीज़ है। वाष्पीकरण पदार्थ की किस अवस्था में होता है, प्लाज्मा और द्रव दोनों में, केवल प्लाज्मा या ठोस, केवल ठोस। तो आप बोलिए केवल द्रव में ये होता है। इवेपोरेशन जो है एक आपका सतही परिघटना है जिसमें द्रव अपने सतह से धीरे धीरे गैसीय अवस्था वाष्प में परिवर्तित होता है। यह प्रक्रिया जो है बॉइलिंग पॉइंट से नीचे किसी भी तापमान पर हो सकती है, ठीक है। वाष्पीकरण के कारण ही हमें ठंडक महसूस होती है। बोलिए कब, जब हम लोग नेल पॉलिश जो रिमूवर का डालेंगे पाम में तब होगा। ये आपका NCERT का एग्जांपल है। फिर जो हम लोग मटका में जो पानी डालते हैं वो बाहर का हीट को मतलब ट्रैप करके, मतलब जो हवा आता जाता है उससे उसको कूल करके करता है। चाहे जो हम लोग को गर्मी का दिन में पसीना आता है, ठीक है, तो शरीर हमारा उसको एवोपोरेट करके हमारा शरीर को ठंडा करता है। तो ये सारा आपका एवोपोरेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला सवाल, पदार्थ की निम्न में कौन सी अवस्था अत्यधिक संपीड़ित है। तो आप बोलिएगा ठोस अवस्था सबसे ज़्यादा संपीड़ित है। ओए 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 सॉरी 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 सॉरी, मतलब कहना चाह रहा है कि सबसे ज़्यादा हम किसको कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। मतलब किसको संपीड़ित, संपीड़ित सबसे ज़्यादा क्या होगा, ठोस तो ऑलरेडी है वो थोड़ी होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, गैस अवस्था। इसके अंदर जो है हायर कंप्रेसिबिलिटी होती है जिस कारण ये बहुत अधिक संपीड़ित हो गए, इन्हें लिक्विड फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। और ठोस और द्रव जो है एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, इसीलिए वो लगभग इनकम्प्रेसिबल होते हैं, उन्हें और कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। पदार्थ की किस अवस्था में कण की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है। तो आप बोलिएगा ऑप्शन नंबर C, गैस, ठीक है। पदार्थ की अवस्थाओं में गैसीय अवस्था के कण सबसे अधिक अनियमित और तेज गति करते हैं क्योंकि उनके बीच आकर्षण बल जो है आपका न्यूनतम होता है, इसलिए गैसीय कणों की गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है। अन्य फैक्ट्स, ठोसों में
कणों की गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। यदि आप अपनी हथेली पर थोड़ा सा एसीटोन डालें तो क्या होगा? इस हथेली पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हथेली गर्म नहीं करेगा, हथेली में खुजली नहीं होगा, ठंडक लगेगी। ये किस कारण होता है? तो आप बोलिएगा इवोपोरेशन, वाष्पीकरण के कारण ये आपका होता है। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से किस परिघटना का उपयोग गैसों को द्रवित करने के लिए किया जाता है? तो प्रेशर को आप बढ़ाइएगा, टेम्परेचर को घटाइएगा, दाब बढ़ाना और तापमान घटाना, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगला सवाल, दाब में परिवर्तन करने पर निम्न में किस पदार्थ की आकृति में न्यूनतम परिवर्तन होता है? अगर हम परिवर्तन करें तो भी आपका बहुत अगर चेंजेस होगा, सॉलिड में सबसे कम देखने को हमारा मिलेगा। ठीक है। व्याख्या, ठोस पदार्थों में कण एक दूसरे के बहुत करीब और निश्चित स्थिति में होते हैं और उनके बीच आकर्षण बल जो है अधिकतम होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल दे, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बोल दे तो सबसे ज़्यादा सॉलिड, देन लिक्विड, देन आपका गैस हो जाएगा। ठीक है। निम्न में से कौन सा द्रव का एक गुण है? द्रव का आकार निश्चित होता है, नहीं। ठोसों की अपेक्षा द्रव मिश्रण की दर अधिक होती है, हाँ ये सही है। द्रव कठोर होते हैं, नहीं। द्रव का कोई निश्चित आयतन नहीं होता, नहीं। ठीक है, निश्चित आयतन होता है। द्रव के कणों के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इनके बीच रिक्त स्थान नहीं होते हैं। ठीक है। वे कण बहुत छोटे होते, वे एक दूसरे को आकर्षित करते हुए निरंतर गतिशील होते हैं। इनके बीच रिक्त स्थान होता है। ठीक है। इंटर पार्टिसिपेशल स्पेस, पार्टिकल स्पेस या इंट्रामोलिकुलर स्पेस आपका सबसे ज़्यादा होगा लिक्विड, गैस, देन लिक्विड एंड देन आपका सॉलिड में आपका होता है। ठोसों की अपेक्षा में द्रवों में विचरण की दर अधिक होती है, क्योंकि उनके पास जो है स्पेस थोड़ा इनसे ज़्यादा होता है, इसलिए। ठीक है। द्रव अवस्था में कण स्वतंत्र रूप से गति नहीं करते, किंतु कणों के बीच अधिक रिक्त स्थान होता है। ठीक है। कण स्वतंत्र रूप से गति नहीं करते, अधिक रिक्त स्थान नहीं होता है, नहीं। के बीच स्थान नहीं होता, नहीं होता है। द्रव अवस्था में कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और कणों के बीच अधिक रिक्त स्थान होता है। सबसे ज़्यादा सुटेबल आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। अगला सवाल, किसी परिरुद्ध द्रव्यमान के तरल पर लगने वाला दाब किस दिशा में संचारित होता है? किस दिशा में संचारित होगा? अब बोलिएगा सभी दिशा में बिना समान घटे। मान लीजिए आप पानी डाल रहे हैं एक ग्लास से निकाल के एक कटोरी में, तो आप जब डालिएगा तो ऐसा थोड़ी है कि एक कोना में ज़्यादा जाएगा, एक कोना में कम जाएगा। वो जिस प्रकार से है उस प्रकार से बराबर सब चारों जगह वो डिवाइड हो जाएगा। अब बोल रहा बर्फ़ का गलनांक क्या है? बर्फ़ का गलनांक होता है आपका 273.15 केल्विन और 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। बर्फ़ का मेल्टिंग पॉइंट आपका 0 डिग्री सेल्सियस होता है, अर्थात वह तापमान जिस पर बर्फ़ ठोस अवस्था से द्रव में बदलती है। केल्विन पैमाने पर तापमान में परिवर्तन का संबंध होता है, मतलब बता रहा है केल्विन में आप 273 के बाद जितना जोड़िएगा वो आपका उतना केल्विन हो जाएगा। 273.15 केल्विन आपका बर्फ़ का मानक गलनांक है। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बोलते तो आपका 373.15 केल्विन हो जाएगा। अगला सवाल, किसी गैस को डैश द्वारा द्रवित किया जा सकता है? तो उच्च दाब और निम्न दाब के द्वारा हम लोग द्रवित कर देंगे। अगला सवाल, यदि सतही क्षेत्र में वृद्धि कर दी जाए तो वाष्पीकरण की दर आपका बढ़ जाएगा। यदि हम लोग उसका सरफेस एरिया को बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ेगा, घटाएंगे तो भी घटेगा। निम्न में कौन सा विकल्प ठोसों के गुणधर्म को नहीं दर्शाता है? ठोसों की सीमाएं अस्पष्ट होती है, ठोस में नगण्य संपीड़ितता होती है, ठोस का आयतन स्थिर होता है, ठोस एक निश्चित आकृति होती है, कंप्रेसिबिलिटी रेट नेग्लिजिबल होता है। सही बात है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे कथन गलत है। गर्म करने पर विसरण की प्रक्रिया पर क्या प्रभाव होता है? तो वो बढ़ जाएगा, विसरण तेज हो जाता है।
निम्न में कौन सा पदार्थ के कणों का अभिलाक्षणिक गुण नहीं है? तो आप वो बोलिएगा वे आकार में बहुत बड़े होते हैं। ये जो है पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण में नहीं है, क्योंकि उनके पास स्पेस होता ही होता है, वो अट्रैक्ट करते ही करते हैं, और वो उनके पास काइनेटिक एनर्जी होता है। ठीक है, वो बड़े नहीं होते हैं। निम्न में से कौन सा कारण वाष्पीकरण दर को बढ़ाएगा? ये तो बढ़ाता है, ये बढ़ाता है, ये बढ़ाता है, ये अगर कर देंगे तो ये घटाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला सवाल पे। निम्न में कौन सी परिघटना के कारण गर्मियों में सूती कपड़े पहने जाते हैं? ड्यू टू ऑफ वाष्पीकरण। ठीक है, मीन्स गर्मियों में पसीना आता है, सूती कपड़े हम लोग इसीलिए पहनते हैं ताकि वो उसको अवशोषित कर सके। ठीक है, और सतह पर लाते हैं, जैसे पसीना वाष्पीकरण द्वारा उड़ जाता है, तो वाष्पीकरण में शीतलन होता है, जिससे शरीर को ठंडक महसूस होती है। और संगलन क्या होता है? ठोस से द्रव, वही फ्यूजन बोल रहा है, और गैस से द्रव इस प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। तेज धूप वाले दिन के बाद लोग छत या खुले मैदान पर पानी का छिड़काव क्यों करते हैं? ताकि वो जल्दी ठंड हो जाए। मीन्स चलिए अब इसको देखते हैं, ऑप्शन से समझते हैं। मान लीजिए आप छत्ता में, इमेजिन करिए खुद को, आप छत गए हैं, आपको गर्मी का दिन है, बहुत गर्मी किया है, आप पानी इसमें क्यों गिराते हैं? ताकि आपका जो वहाँ का जो हीट है, जो छुपा हुआ हीट है, मतलब जमीन के भीतर का जो हीट है, लेटेंट हीट जिसे हम लोग बोलते हैं, जिसे हिंदी में हम लोग उसे गुप्त उष्मा बोलते हैं, जो पानी डालें वो उसको अवशोषित करेगा, जिससे आपका जो कूल जो है आपका छत्ता को ठंडा कर देगा। तो पानी के वाष्पीकरण की अधिक गुप्त उष्मा तप्त सतह को ठंडा करने में सहायता करती है। पानी के वाष्पीकरण की अधिक गुप्त उष्मा तप्त सतह को ठंडा करने में सहायता नहीं करती है। कि कम गुप्त उष्मा, ये भी हटाइए, कम नहीं, ठीक है, पानी की वाष्पीकरण की अधिक गुप्त उष्मा ठंडी सतह को तप्त करने में ये करती है। तो कम ना अधिक, सीधा सीधे हम जानते हैं कि आपका जो है पानी के वाष्पीकरण की अधिक गुप्त उष्मा जो है आपकी सतह को ठंडा करने में, ठंडी सतह को यहाँ बोल रहा तप्त करने के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। वही हम बोले थोड़ा फंस रहे हैं। तो ये जो है आपका जो लेटेंट हीट जो रहता है उसका आपका उसको सतह को ठंड करने में सहायता करता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में, इंग्लिश में लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। अगला सवाल, प्रयोगशाला में एक छात्र ने केल्विन इकाई पैमाने में पानी का तापमान इतना देखा, तो सेल्सियस में कितना है? तो 298 माइनस 273 कर दीजिए, तो आपका 25 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और टेम्परेचर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो केल्विन, जिसे हम लोग कैपिटल के से डिनोट करते हैं। अगला सवाल, समान वायुमंडलीय दाब पर किस ताप पर पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा? तो आप बोलिएगा 100 डिग्री, इस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, इसमें आपका पानी जो है आपका गैस में, वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। और कितने पे होगा? 1 atm प्रेशर पर पानी का कितना इतना हो जाता है, जिससे वह द्रव अवस्था बाहर निकल कर गैस अवस्था में बदल जाता है। गर्मियों में मौसम, हाँ चलिए, गर्मियों के मौसम में सूती वस्त्रों को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि सूती वाष्पीकरण के लिए पसीने को वातावरण में नहीं छोड़ पाता है। सूती पानी का खराब अवशोषक नहीं है, बढ़िया है। ठीक है, सूती पसीने को अवशोषित नहीं कर सकता, गलत बात। सूती पानी का एक उत्तम अवशोषक है और वाष्पीकरण के लिए पसीने को वातावरण में छोड़ता है। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न में कौन सा विकल्प दिए गए कथनों के लिए सही स्पष्टीकरण जो है आपका प्रदान करता है? ठीक है, गर्म दिनों में पसीना आना आपके शरीर को ठंडा करता है। ठीक है, दिया गया कथन गलत है। पसीने आने से रक्त संचार बढ़ता है, शरीर को ठंडा करता है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बोल रहा है के लिए सही स्पष्टीकरण प्रदान करें, तो ऑप्शन डी आपका सही स्पष्टीकरण हो जाएगा। अगला सवाल, निम्न में कौन सा पदार्थ की अवस्थाओं के बीच एक प्रावस्था फेज चेंज नहीं है? तो हम लोग जानते हैं संघनन होता है, ऊर्ध्वपातन होता है, वाष्पन होता है, बट उत्सर्जन नहीं होता है। मीन्स एक्सक्रिएशन इज नॉट अ फेज चेंज इन आपका पदार्थ का अवस्था में। ठीक है, इट्स ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, जिससे हम लोग जो खाते हैं उसको निकालते हैं।
ये शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के से संबंधित है, वो किसी के जीव में भी आपका ये आ जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन और उस परिवर्तन से संबंधित उसकी प्रक्रिया से सही ढंग से मेल खाता है? गैस से द्रव मतलब गैस से लिक्विड, ऊर्ध्वपातन हिंदी है, ठीक है। गैस से द्रव बन रहा है मीन्स कंडेंसेशन हो रहा है। ठोस से गैस ऊर्ध्वपातन नहीं होगा। द्रव से गैस वाष्पीकरण वेपराइजेशन मतलब इवेपोरेशन नहीं होगा, ठीक है, उसको हम लोग वेपराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। गैस से ठोस निक्षेपण, वाष्पीकरण इवेपोरेशन होगा। रुकिए, हम आपको ये हिंदी में दिया है तो हमको हिंदी थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, ठीक है, हम आपको इंग्लिश में बता देते हैं। हम इसको इंग्लिश में याद किए क्योंकि इंग्लिश में इजी होता है। गैस से लिक्विड जो बनेगा उसको हम लोग डिपोजिशन नहीं बोलते हैं यार, रुको अभी हम लिखे थे। सॉलिड से लिक्विड होगा तो उसको हम लोग मेल्टिंग या फ्यूज़न बोलते हैं, ठीक है। लिक्विड से गैस होगा तो उसको हम लोग वेपराइजेशन बोलते हैं। वही गैस से लिक्विड होगा तो उसको हम लोग कंडेंसेशन बोलते हैं, ठीक है। फिर आ जाइए दूसरा स्टेटमेंट। फिर सॉलिड से लिक्विड हो गया और लिक्विड से आपका सॉलिड होगा तो उसको हम लोग सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। बचा क्या? आप सॉलिड से गैस जब होगा तो सब्लिमेशन उसको बोलते हैं, और जब आपका गैस से सॉलिड होगा तो उसको हम लोग डिपोजिशन आपका बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ठोस और गैस के कणों के बीच प्राथमिक अंतर क्या है? ठोस के बीच स्पेस कम होता है बट गैस के बीच ज़्यादा होता है, वो जल्दी फैलेगा, ठोस कम इधर उधर होगा। ठोस कण गैस की तुलना में अधिक मुक्त रूप से गति करते हैं, गलत बात। ठोस कण गैस की तुलना में अधिक निकटता से संकुलित होते हैं, ये सही है। ठोस कण में गैस की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है। ठोस कण गैस की तुलना में विभिन्न तत्वों से बने होते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्न में कौन सा गैस का अभिलाक्षणिक गुण नहीं? यह अधिक संपीड़ित होती है, ये होता है, इसका आकार निश्चित होता है, गलत बात। विसरण की दर बहुत ज़्यादा होता है, इसके कण बहुत शिथिल रूप से भरे होते हैं, तो बी आपका गलत हो जाएगा। जैसे जैसे बढ़ेगा पदार्थ के कणों की गति जो आपकी बढ़ती है। अगला सवाल, गैस से द्रव और ठोस से और द्रव से ठोस में रूपांतरण को क्या कहते हैं? तो गैस से द्रव बोल रहा है कंडेंसेशन, जिसे हिंदी में संघनन बोला जाता है, और लिक्विड से ठोस को उसको ठोसकरण ही बोला जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग हुआ, ठीक है, जो हम बताएं था। निम्न में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करता है? आसपास की हवा की आर्द्रता नहीं करता है बोला, तो ये तो करता है, द्रव का तापमान भी करेगा, द्रव का रंग तो द्रव का पृष्ठ क्षेत्रफल करेगा, बट आपका रंग से कोई रिलेशन इसका नहीं है। टेम्परेचर करता है, ह्यूमिडिटी करता है, और सरफेस एरिया करता है, बट कलर से आपका इसका कोई लेना देना नहीं है। आगे चलते हैं। निम्न में से किस पदार्थ में कण अधिकतम बल से एक साथ बंधे होते हैं? तो लोहे की छड़ी, कलम की स्याही, एक तरफ पानी, तो सबसे मजबूत सॉलिड आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल, निम्न में किस तापमान पर ठंडा होने पर द्रव जो है ठोस में परिवर्तित हो जाता है? अब बोलिएगा हिमांक। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा द्रव का अभिलाक्षणिक गुण है? यह दृढ़ होते हैं? नहीं, इसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता, तो ये सही है। ये अत्यधिक होते हैं? नहीं, ये भी गैस का तुलना में तो नहीं होता उसका, इसका आकार आयतन निश्चित नहीं होता। होता है क्या? तो आयतन निश्चित होता है बट आकार निश्चित नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, क्वथनांक से कम किसी भी तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्वथनांक से कम बिलो बॉइलिंग पॉइंट, तो आप बोलिएगा उसे हम लोग वाष्पीकरण के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इवेपोरेशन इज ए बल्क फिनोमिना है जो द्रव के पूरे आयतन में होती है, और ये 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे किसी भी तापमान पर हो सकता है इवेपोरेशन। अगला सवाल,
ठोस पदार्थों के लिए कौन सा कथन सही है? ठोस का केवल निश्चित आकार होता है, आयतन नहीं। गलत बात। दोनों निश्चित होता है, ठीक है। स्पष्ट नहीं होता, नहीं, गलत बात। ठोसों का आकार एक निश्चित आकार, स्पष्ट है, निश्चित आयतन होता है, तो ये सही है। ठोस का केवल निश्चित आकार होता है किंतु स्पष्ट सीमा नहीं, गलत बात, ठीक है। आगे चलते हैं। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे हम लोग उसका गलनांक, अरे यार क्या बोलता है, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, सॉरी। हाँ। निम्न में से किस परिघटना में ठोस अवस्था द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधा गैस, जैसे सब्लिमेशन, ऑप्शन नंबर बी, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। सीएनजी और एलपीजी का कंप्रेस नेचुरल गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड कंप्रेस, न्यूट्रल नहीं होगा, न्यूट्रल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ प्रेशर नहीं होगा, ठीक है। सीएनजी का फुल रूप क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला सवाल, कौन सा युग्म पदार्थ की ठोस अवस्था का उदाहरण है? तो आप बोलिएगा चीनी और स्पंज। स्पंज में क्या आता है? एक आपका प्रोमाइस भी आता है, पूछा है क्वेश्चन रेलवे, ठीक है। ये तो आपका लिक्विड है, ये भी आपका लिक्विड है, ये भी आपका लिक्विड फॉर्म दिया है। वाष्पीकरण प्रक्रिया पर पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या प्रभाव पड़ेगा? पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ साथ वाष्पीकरण बढ़ता है, हाँ सही है। पृष्ठ क्षेत्रफल को प्रभाव पड़ता है भाई, वाष्पीकरण घटता है, वृद्धि होगा तो वाष्पीकरण भी बढ़ेगा, कमी के कारण साथ वाष्पीकरण भी कमी होगा। चलिए, तो हम लोग चैप्टर 1 आज ख़त्म कर लिए हैं। चैप्टर 1 को इतना में ही रखते हैं, देखते हैं कि मतलब क्या होता है, नहीं होता है, रिस्पॉन्स क्या मिलता है हमको। आप लोग का जैसा रिस्पॉन्स मिलेगा फिर आगे इसको कवर अप किया जाएगा, ठीक है। अगर सेशन अगर आप लोग को समझ में आया, ठीक है, तो हम बोलेंगे आप लोग को प्लीज़ लाइक करिएगा, ठीक है। प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अगर कंटेंट आपको समझ में आया है तो सब्सक्राइब तो करिएगा ही करिएगा, तो शेयर करिएगा अपने दोस्त यार को जो भी रेलवे, एलपी, टेक, जेई और ग्रुप डी, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, मतलब जितने भी रेलवे कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा, जितना भी क्वेश्चन हम कराएं चैप्टर वाइज, ठीक है। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, मिलते हैं कल फिर, ठीक है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद। आज हमारा पीवाईक्यू सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2 है। आज हम लोग कवर करेंगे आपके केमिस्ट्री चैप्टर का चैप्टर नंबर 2, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग, जैसे हम देख चुके थे पहला चैप्टर में। और आज हम लोग देखने वाले हैं क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। और इस चैप्टर से जो है टोटल आपका 55 क्वेश्चन आया है आपका कब 2024 के एग्जामिनेशन में, जो पूछा गया था आपका एएलपी, टेक्नीशियन और जेई में। एएलपी में कुल 15 क्वेश्चन था, टेक्नीशियन में आपका 40 क्वेश्चन पूछा गया, जेई में इससे नहीं पूछा गया था। चलिए फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा कोलाइड में फॉर्म का सही उदाहरण है? तो आप बोलिएगा प्यूमाइस। और इसका चलिए डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। यह जो है एक ज्वालामुखी चट्टान है जिसमें गैस के बुलबुले ठोस माध्यम में फंसे रहते हैं, अतः यह ठोस में गैस के बुलबुले वाला आपका एक फॉर्म है। और कोलाइड के कण का आकार कितना से कितना मीटर होता है? तो 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। और यह मिश्रण जो है आपका टिंडल प्रभाव दिखा सकते हैं। चलिए, कोलाइड्स कैसा मिश्रण होता है? तो कोलाइड्स बोलिएगा आप एक विषमांगी मिश्रण होता है जिसमें कणों का आकार जो है सॉल्यूशन से बड़ा लेकिन निलंबन सस्पेंशन से आपका छोटा होगा। आपका होमोजेनस मिक्सचर से बड़ा, समांगी मिश्रण से बड़ा, बट निलंबन के जो कण होते हैं उनसे छोटे होते हैं। और कोलाइड को जो है डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्स मीडियम के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। और इससे आपका बार बार रेलवे में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे प्रक्षेपित प्रावस्था, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रक्षेपित प्रावस्था को हम लोग इसको बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज। और इसको बोलते हैं हम लोग डिस्पर्स्ड मीडियम। क्या बोलते हैं? डिस्पर्स मीडियम, ठीक है। द्रव को गैस में जब डालते हैं तो हमारा एरोसोल बनता है, उदाहरण कोहरा, बादल, कुहासा। ठोस को जब गैस में डालेंगे तो भी एरोसोल बनेगा, धुआं, स्वचालित हवा का वाहन, निथार, एग्जॉस्ट, ठीक है। गैस को द्रव में डालने पे वो फोम बनता है, जैसे एग्जांपल शेविंग क्रीम। जब द्रव को द्रव में डालेंगे तो वो इमल्सन बनेगा, जैसे दूध हो गया और आपका फेस क्रीम हो गया। अगला है हमारा ठोस को जब हम द्रव में डालेंगे तो वो शॉल बनेगा, मीन सॉल्यूशन, मैग्नीशिया, मिल्क और कीचड़।
गैस को ठोस में डालेंगे तो फोम बनेगा, फोम, रबड़, स्पंज, प्यूमाइस। द्रव को ठोस में डालेंगे तो जेल बनेगा, जेली, पनीर, मक्खन। ठोस को ठोस में डालेंगे तो ठोस बनेगा, रंगीन रत्न, पत्थर, दुधिया, कांच। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा विकल्प निलंबन के गुणधर्म को नहीं दर्शाता है? ऑप्शन ए, निलंबन के कण इससे गुजरने वाले प्रकाश की किरणों को फैला देता है। आप बोलिएगा इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, निलंबन के कण को जो है आंखों से नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, ये गलत बात कहा है, इसको हम लोग देख सकते हैं। हाँ, ठीक है, ये अक्सर 1000 नैनोमीटर से बड़े होते हैं और समय के साथ तल पर आपका बैठ जाते हैं। ये कण जो है प्रकाश को फैलाते हैं अधिकांश, और आंखों से ये देखे जा सकते हैं, इसलिए आपका कथन भी गलत है। निलंबन आपका क्या होता है? अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है, और स्थिर छोड़ने पर ये जम जाते हैं, सेटलिंग हो जाते हैं नीचे। निम्न में से कौन सा समांगीय मिश्रण का एक उदाहरण नहीं है? जल में कॉपर सल्फेट का चूर्ण है, जल में घुली चीनी भी है, जल में घुला लवण नमक भी है, बट ये आपका नहीं होगा, ये आपका विषमांगीय मिश्रण का उदाहरण है। आगे चलते हैं। समांगीय मिश्रण में घटक एक दूसरे में पूरी तरह घुल जाते हैं। तेल और पानी आपका हेट्रोजेनस मिक्सचर का उदाहरण है, और ये बहुत बार आपका रेलवे टेक्नीशियन एलपी में पूछा है पिछली बार, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा विषमांगी विलयन का एक उदाहरण है? तो आप बोलिएगा तेल और पानी का मिश्रण। ठीक है, निम्न में कौन सा विषमांगी मिश्रण का एक उदाहरण है? देखिए बार बार आपका ये क्वेश्चन पूछा है, नंबर ऑफ रिपीटेशन देखिएगा इस सवाल का आप। किसी विलयन के कणों का साइज कितना होता है? तो बोलिएगा आप व्यास 1 नैनोमीटर से आपका छोटा होता है। ठीक है, समांगी मिश्रण, समांगी विलयन मीन्स ट्रू सॉल्यूशन के कण आपके बहुत छोटे होते हैं। ये आमतः जो है 1 नैनोमीटर से छोटे होते हैं, इसलिए विकल्प भी सही है। कोलाइड में कण 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है, निलंबन में उससे आपका बड़ा होता है। ठीक है, अब बोल रहा है एक विलियन में 120 ml में 40 ml का आपका अम्ल है, तो विलियन के आयतन के प्रतिशत के आधार पर सांद्रता क्या हुई? तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बटे टोटल वॉल्यूम ऑफ आपका सॉल्यूशन करिएगा, इंटू आपको 100 करना है। तो आपका दिया है 40%, और 120 + 40 हो जाएगा 160। तो कितना आ गया? 1/4 इंटू 100 करिएगा तो आंसर आ गया आपका कितना? 25% है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये फॉर्मूला से भी आपका क्वेश्चन पूछा है, तो इस फॉर्मूला को भी ध्यान दीजिएगा, टेक्नीशियन में पूछा है। कोलाइडल विलयन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कोलाइड विलयन के अवयव परिक्षेपित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम है, ये आपका सही हो जाएगा। आकार बहुत छोटा नहीं होता, गलत बात, इसका आकार छोटा होता है, बट समांगी मिश्रण से विलयन से बड़ा होता है। फैलाती नहीं है, ये फैलाती है। कोलाइड विलयन एक समांगी है? नहीं, ये एक विषमांगी है। निम्न में से कौन सा एक इमल्सन का उदाहरण है? तो आप बोलिएगा फेस क्रीम। और कब बनता है? लिक्विड प्लस लिक्विड मिलकर हमारा इमल्सन बनाता है। इमल्सन को स्थिर करने के लिए हम लोग इमल्सीफायर को मिलाते हैं, जैसे सर्फेक्टेंट का उपयोग करते हैं, जैसे सॉप, लेजिथिन। ठीक है, अगला सवाल, किसी विलयन के आयतन प्रतिशत वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट गणना के लिए कौन सा सूत्र उपयोग है? तो ये जो हो जाएगा आपका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के लिए विलयन के आयतन प्रतिशत के लिए आपका टोटल विलयन का आयतन तो होगा ही होगा। ठीक है, और विलय का भी आयतन होगा। तो ऑप्शन नंबर ए मेरे हिसाब से सटीक आंसर है, और आपका सटीक आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा। यहाँ देख सकते हैं, विलय का आयतन बटे विलय का आयतन इंटू 100 करिएगा। दूध किसका मिश्रण है? तो वाटर, फैट्स और प्रोटीन का ये मिश्रण है। और दूध कैसा है मिश्रण है? ये एक जटिल मिश्रण है, ये सस्पेंशन इमल्सन कोलाइड है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन निलंबन के संबंध में सही है? तो निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। जेली की स्थिति में परिक्षेपित प्राअवस्था डिस्पर्स्ड फेज क्या होती है? तो आप बोलिएगा लिक्विड फेज हो जाएगा आपका। ठीक है, अब 250 ग्राम पानी में 25 ग्राम का कॉपर है, तो 25/250 प्लस ये करिएगा 75, तो 1/11 मतलब 9.09 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 320 ग्राम विलायक में 40 ग्राम है, मतलब 1/9 मीन्स 11.1। निम्न में से कोलाइड कणों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो आप बोलिएगा सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसे हम लोग हिंदी में अपकेंद्रीकरण बोलते हैं।
सेंट्रीफ्यूगेशन कैसा तकनीक है? एक ऐसा तकनीक है जिससे मिश्रण को तेज़ी से घुमाया जाता है, जिससे जो हल्का पदार्थ है वो ऊपर की ओर आ जाता है, जो डेंसर रहता है, जो मतलब भारी रहता है, वो नीचे की ओर आ जाता है। जैसे एग्जांपल, दूध से क्रीम निकालना, रक्त ब्लड से ब्लड को निकालना, ठीक है, अलग अलग उसको छांटने के लिए किया जाता है, ठीक है। कोलाइड कणों को अलग करने के लिए कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो आप बोलिएगा फिर से, अपकेंद्रीकरण तकनीक, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। कोलाइड कणों को उनके छोटे आकार के कारण सामान्य फिल्टर पेपर से अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक है, इसलिए अपकेंद्रीकरण का उपयोग किया जाता है, जो घनत्व अंतर के आधार पर तेज घूर्णन के माध्यम से कणों को अलग करता है। जैसे कपड़ा सुखाना, जो हम लोग वॉशिंग मशीन में करते हैं, कपड़ा को ड्रायर जो हो गया, उससे वॉशिंग मशीन का ड्रायर भी सेंट्रीफ्यूगेशन का आपका एग्जाम्पल है। निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव दर्शाता है? तो आप बोलिए कोलाइड दर्शाता है। टिंडल इफेक्ट क्या है? टिंडल इफेक्ट वह परिघटना है जिसमें कोलाइड के कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश को प्रकीर्णित कर देते हैं, जिससे प्रकाश का मार्ग आपका दिखने लगता है, दृश्यमान हो जाता है, और ये जो है प्रभाव वास्तविक विलयन द्वारा नहीं दर्शाया जाता है। आकाश का नीला रंग किसका है एग्जाम्पल? तो आप बोलिएगा प्रकाश के प्रकीर्णन का, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। निम्न में से कौन ऑटोमोबाइल निकास एग्जॉस्ट की प्रक्षेपित प्रावस्था है? तो आप बोलिएगा सॉलिड प्रावस्था है, डिस्पर्स्ड फेज। अगला सवाल, निम्न में से कौन मक्खन की परिक्षेपित प्रावस्था है? तो केवल द्रव हो जाएगा, ठीक है। मक्खन, बटर जो है क्या है? एक प्रकार का जेल है। जेल एक प्रकार का कोलाइड होता है जो द्रव पानी और ठोस का मिश्रण है। द्रव पानी पूरे ठोस वसा में बिखर रहा रहता है, इसलिए प्रक्षेपित प्रावस्था है जो है आपका द्रव हो जाएगा। अगला सवाल, निम्न में से कौन सॉल्यूशन का एक उदाहरण है? तो आप बोलिएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये सॉलिड है, ये इमल्सन है, ठीक है। जो ठोस कण सॉलिड क्या है? सॉलिड क्या है? सॉल्यूशन एक प्रकार का कोलाइड है जिसमें ठोस कण द्रव में डिस्पर्स होते हैं, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक जलीय निलंबन कोलाइड है जहाँ ठोस कण पानी में फैले होते हैं। अन्य फैक्ट जैसे फोम हो गया, गैस द्रव और फेस क्रीम इमल्सन या द्रव शोल के उदाहरण नहीं है आपका। निम्न में से कौन सा निलंबन का उदाहरण है? तो आप बोलिएगा जल में चौक का चूर्ण, चौक जो बोर्ड में यूज नहीं करते वो चौक लिखा हुआ है यहाँ, चाक, ठीक है। जल में चीनी का झोल आपका समांगी हो जाएगा, जल में तेल हेट्रोजेनस हो जाएगा, ठीक है। सस्पेंशन का बोला है तो सस्पेंशन का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोलाइड पार्टिकल्स द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना से क्या उत्पन्न होता है? तो आप बोलिएगा टिंडल प्रभाव उत्पन्न होता है। देखें चल रहा है ना, हाँ ठीक है, हो गया। आगे चलते हैं। टिंडल प्रभाव क्या है? कोलाइड कण द्वारा टिंडल इफेक्ट, जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के परिघटना को ही हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। इस प्रभाव के कारण कोलाइडी कण जो है प्रकाश के मार्ग का दृश्यमान हो जाता है, दिखने लगता है कि प्रकाश किधर से आ रहा है। जैसे कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट, जो आप घर में देखते होंगे, छत में कहीं जगह से अगर सूरज का रोशनी आ रहा है तो आपको जो पार्टिकल्स, डस्ट, जो गंदगी जो हवा में तैरते हुए दिखता है, वही आपका एक तरह से टिंडल इफेक्ट शो करता है। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका तारा का टिमटिमाना, सूर्यास्त में विलंबन, वायुमंडल में प्रकाश के अपवर्तन और प्रकीर्णन के कारण होते हैं, लेकिन सीधे कोलाइडिक कणों की परिभाषा से संबंधित ये नहीं है। मिश्रण के बारे में इन कथनों पर विचार करें और ज्ञात कीजिए कौन सा कथन सही है। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है। यौगिकों में नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थिर रूपी होता है। मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्म को दर्शाता है। तो आप बोलिएगा ये तीनों आपका सही है, ठीक है। मतलब कंपोजिशन परिवर्तनीय होता है, या हाँ, जैसे कि आप किसी घोल में कम या ज़्यादा मिला सकते हैं, सही बात है। ज़्यादा मिलाइएगा तो ज़्यादा उसका चाशनी जो है गाढ़ा हो जाएगा, नहीं मिलाइएगा तो पतला रहेगा, डाइल्यूटेड रहेगा, ठीक है। जैसे यौगिकों का जो संगठन है आपका सदैव स्थिर रहेगा। जैसे जल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रहता है मिलाने का जो, और आपका नाइट्रोजन NH3 का जो रहता है चौकदा रेशियो जो 3 रहता है, तो यही रहेगा, यही रेशियो में मिलेगा तभी आपका होगा कंपाउंड। तो आपका ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन ए भी सही है। कथन 3 आपका बोल रहा है मिश्रण में घटक पदार्थ अपने मूल गुणधर्म को बरकरार रखते हैं। जैसे नमक और पानी के मिश्रण में नमक और पानी दोनों गुणों के आपके मौजूद होते हैं, तो आपका कथन 3 भी सही है। जैसे यौगिकों में बनने वाले नए उत्पाद के गुणधर्म घटक पदार्थों से बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा, ठीक है, मतलब उसका चेंज हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन किसी यौगिक के बारे में सत्य है? इसको थोड़ा छोटा कर देते ताकि सारा क्वेश्चन आ जाए। बनने वाले नए उत्पाद के गुणधर्म बिल्कुल अलग अलग होते हैं, ठीक है, यौगिक के बारे में, तो कथन है सही हो जाएगा। ये एक भौतिक परिवर्तन है, नहीं, केमिकल चेंज हो जाएगा।
और बनने वाले उत्पाद के गुणधर्म घटक पदार्थ के समान होते हैं। घटकों को भौतिक प्रक्रिया द्वारा अलग किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, ये भी नहीं हो सकता। सब आपका कन्फिग्रेशन है जो आपका वो चेंज हो जाता है। अब जैसे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, दोनों अलग अलग है, बट जब मिलता है तो ये जल बनाता है, और जल बनाता है जिससे जिसका जो गुणधर्म है दोनों गैसों से आपका भिन्न भिन्न होता है। यौगिक का बनना एक प्रकार का कैसा परिवर्तन है, तो आप बोलिएगा रासायनिक परिवर्तन है। और घटकों को केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा ही अलग किया जा सकता है। अगला सवाल, निम्न में से क्या वायु के मिश्रण का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो वायु कैसा है? एक प्रकाश का, एयर इज ए होमोजेनस मिक्सचर, में समांगी मिश्रण है। वायु गैसों का एक विलीन है जिसमें सभी घटक पूरी तरह से एक दूसरे से मिश्रित होते हैं और एक समान संगठन बनाते हैं, इसलिए एक समांगी मिश्रण होमोजेनस मिक्सचर है। वायु में मौजूद धूल कण और जलवाष्प इसमें थोड़ा विषमांगी बना सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसे समांगी मिश्रण माना जाता है। निम्न में से कौन सा विलयन का एक गुणधर्म नहीं है? तो विलयन समांगी है, ठीक है। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण से गुजर प्रकाश को फैलाते नहीं है, सही है। छानने की क्रिया द्वारा विलय के कणों को विलयन से पृथक किया जा सकता है, नहीं, ठीक है। विलयन के कण 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, तो आपका 3 स्टेटमेंट सही है। सी आपका नहीं होगा, निस्पंदन द्वारा नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इसको इवेपोरेशन से हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि घुल जाएगा, इसको फिल्ट्रेशन से नहीं कर पाएंगे। अगर हमको फिर से नमक अगर निकालना है तो या तो हमको इवेपोरेशन मेथड लगाना पड़ेगा, तभी हम कर पाएंगे। निम्न में से कौन सा कोलाइडी विलयन का एक उदाहरण नहीं है? कोलाइड का आकार इतना बढ़ा देगा जिससे गुजर फैलाता और मार्ग को दृश्य बनाता है, तो ये तो हो सकता है। कोलाइड के कणों का आकार बहुत बड़ा नहीं हो सकता। कोलाइड कण के अवयव केवल परिक्षेपित प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम है, तो ये सही बोल रहा है। डिस्पर्स मीडियम हमारा कोलाइड के कण में ही होता है। कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है, हाँ ये है सही। तो कथन भी आपका यहाँ गलत हो जाएगा। फेस स्क्रीन किस प्रकार के कोलाइड रूप से संबंधित है? तो ऑप्शन बी, पायस। निलंबन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसके कण कुछ समय के बाद नीचे बैठ जाते हैं जब इनको डिस्टर्ब नहीं किया जाता है। व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब दे सेटल डाउन, ठीक है। इसके कण प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं और उन्हें निषेधन द्वारा आसानी से पृथक किया जा सकता है। कथन ए और सी आपका गलत है। अगला सवाल, किसी ऐसे विलयन को क्या कहा जाता है जिसमें किसी दिए गए तापमान पर और आर्थिक विलय नहीं घोला जाए, तो उसे हम लोग मतलब एक्स्ट्रा हम लोग डाल ही ना पाए, तो उसे हम लोग बोलेंगे सेचुरेटेड सॉल्यूशन। सेचुरेटेड सॉल्यूशन कैसा बॉन्ड बनाता है? तो आप बोलिएगा सिंगल बॉन्ड बनाता है। और सिंगल बॉन्ड कौन बनाता है? तो आप बोलिएगा एल्केन बनाता है। अब अगर आ जाइए हेट्रोजेनस मिक्सचर, वो कैसा बनाता है? नहीं सॉरी, अनसेचुरेटेड, तो आपका ये डबल भी बनाएगा, ट्रिपल भी बनाएगा। डबल एल्किन बनाता है और ट्रिपल आपका एल्काइन बनाता है। इसको भी रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन आपका आता है। संतृप्त विलयन किसे कहते हैं? संतृप्त विलयन वह विलयन होता है जिसमें किसी निश्चित तापमान पर विलायक में अधिक विलय को नहीं घोला जा सके। मतलब आप चीनी को, मतलब समझिए आप पानी गर्म कर रहे हैं, पानी गर्म कर उसमें चीनी डाल रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा कि उसमें चीनी और लेगा ही नहीं, तो कैसा बन गया? एक प्रकार का सेचुरेटेड संतृप्त विलयन बन गया। अब उससे ज़्यादा उसमें अब वो आ ही नहीं सकता, तो इसी को हम लोग संतृप्त विलयन कहते हैं। और असंतृप्त मतलब जहाँ मानिए मतलब आप 10 ग्राम चीनी है और 1 लीटर पानी है, ठीक है। अब कहीं 1 लीटर पानी है और वहाँ 2 लीटर का आप चीनी घोल दी, मतलब ओवर हो गया, मतलब उससे ज़्यादा वो ले ही नहीं सकता। उसे संतृप्त बोलेंगे और उसको असंतृप्त बोलेंगे। किसी विलयन में विलय को घोलते समय जब किसी दिए गए ताप में पर घोल में अधिक विलय को नहीं घोला जा सके, उसे हम लोग एक संतृप्त विलयन बोलते हैं। निम्न में से कौन सा समांगी मिश्रण का एक उदाहरण नहीं है? शुद्ध वायु है, सिरका है, चीनी का घोल है, गूदे वाला संतरा का रस नहीं है। हेट्रोजेनस मिक्सचर में आ जाए गूदा आ रहा आपका, इसे हम लोग ये नहीं कर सकते हैं। हम लोग देख पा रहे हैं नग्न आंखों से, इसलिए। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा कथन निलंबन के बारे में सत्य है? निलंबन एक समांगी मिश्रण है, नहीं। निलंबन को साथ विकलन नीचे नहीं बैठते, नीचे बैठ जाते हैं। निलंबन के कणों को आंखों से देखा जा सकता है, हाँ ये सही है। और विलय कणों को मिश्रण से अलग नहीं किया जा सकता है, गलत बात। इसे हम लोग कर सकते हैं थ्रू सेंट्रीफ्यूगेशन। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। निलंबन के कण इसके माध्यम से प्रकाश की किरणों को फैलाते हैं, दृश्य बनाते हैं, तो ये भी सही है।
तो नीचे की ओर बढ़ते जाते अर्थात निलंबन अस्थायी होते हैं। तो देखिए तीनों स्टेटमेंट सही है आपका, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल, निम्न में कौन सा निलंबन है? ठोस ठोस में परिक्षेपित होता है, ठोस गैस ठोस में परिक्षेपित होता है, ठोस द्रव में परिक्षेपित होता है और गैस द्रव में परिक्षेपित होता है। आपका ठोस जो है लिक्विड में जब जाता है तो हमारा एक निलंबन कहलाता है। ठीक है। सस्पेंशन का सबसे सामान्य रूप वह होता है जिसमें किसी ठोस कण किसी द्रव में परिक्षेपित डिस्पर्स होते हैं, जो जल में जैसे मिट्टी या जल में चौक का मिश्रण को हम लोग सस्पेंशन के नाम से जानते हैं। ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन किसी विलेन के बारे में सत्य नहीं है? शांत छोड़ देने पर विलेन के कण नीचे नहीं बैठते हैं, गलत बात, बैठ जाते हैं। ठीक है। विलेन एक समांगी मिश्रण है। विलेन के कणों को छानने के विधि पृथक नहीं किया जा सकता। विलेन को छानने की विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। विलेन के कण आंखों से देखे जा सकते हैं? नहीं। ठीक है। विलेन के कण को पृथक नहीं किया जा सकता है, सही बोल रहा है। शांत छोड़ देकर नीचे नहीं बैठते हैं, मतलब कि विलेन बोल रहा है मतलब होमोजेनस मिक्सचर के बारे में बोल रहा है, तो ऑप्शन ए सही है। ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ गलत है, के बारे में सत्य नहीं बोला है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। विलेन के कणों का आकार छोटा आकार उन्हें स्थायी बनाता है, कथन है सही है। ठीक है। कोलाइड सॉल्यूशन के बारे में कौन सा कथन गलत है? दूध कोलाइडी विलीन नहीं है, गलत बात है, तो ऑप्शन ए ही गलत हो गया, बात खत्म। ठीक है। निम्न में से कौन सा कोलाइड का एक गुण नहीं है? कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है, निषेधन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। कौन सा गुण नहीं किया जा सकता? सांस तलों में नहीं बैठते हैं। कोलाइड एक समांगी मिश्रण है, तो यहाँ गलत हो जाएगा आपका। वास्तविक विलयन ही समांगी मिश्रण होते हैं। अगला सवाल, तनु विलयन के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसमें विलायक अधिक मात्रा में विलय खुला होता है। ठीक है। चलिए यहाँ देख लीजिए, तनु विलयन क्या होता है? डाइल्यूटेड सॉल्यूशन वह विलयन होता है जिसमें विलायक सॉल्वेंट की तुलना में विलय बहुत कम मात्रा में या सांद्रता में घुला होता है। अन्य फैक्ट, तनु विलयन का विपरीत सांद्र विलयन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन आपका कहलाता है। अगला सवाल, कोलाइड के लिए निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो ये सही हो जाएगा। कोलाइड कणों से प्रकाश को बिखेरते हैं। कोलाइड एक समांगी है, नहीं। कोलाइड एक हेट्रोजेनस मिक्सचर है। निम्नलिखित चार संभावनाओं में से निलंबन का में कौन सा गुण है? तो निलंबन आपका हेट्रोजेनस मिक्सचर है, बात खत्म। विलयन के बारे में कौन सा कथन सत्य सही है? चलिए बताइए आप, क्या होगा? बोलिएगा, विलयन में विलायक की तुलना में विलय अल्प मात्रा में उपस्थित हो। ठीक है। निम्न में से कौन सा व्यंजक किसी विलयन के द्रव्यमान मास के बारे में बोल रहा है? ठीक है। तो दोनों का द्रव्यमान आएगा, आयतन द्रव्यमान हटाइए, द्रव्यमान आयतन, द्रव्यमान आयतन, डी सही हो जाएगा। ठीक है। विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का मिश्रण का बनना एक कैसा है, और जबकि एक यौगिक का बनना, मिश्रण बनेगा तो उसे फिजिकल मेथड के द्वारा आप अलग कर सकते हैं, मीन्स भौतिक, और यौगिक जो है एक रासायनिक हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा आपका। अगला सवाल, एक विलयन में 280 ग्राम विलायक जल में 20 ग्राम साधारण नमक के साथ विलय है, तो 1/15 इंटू 100 करिएगा, मतलब 20/3 मीन्स 6.66% आपका दिया है। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में कौन सा मिश्रण का एक उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर डी वायु। निम्न में कौन सा कथन पानी में चीनी के समांगी के मिश्रण के लिए सही है? तो आपका जल जो है विलायक हो जाता है, चीनी मतलब जल सॉल्वेंट हो जाता है और चीनी आपका सॉल्यूट हो जाता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखिए दिया है ना, पानी यहाँ सॉल्वेंट है चीनी यहाँ सॉल्यूट है। निम्न में कौन सा कथन विषमांगी मिश्रण के लिए सही है? मिश्रण का संगठन असमान होता है, ये सही है। कोलाइड कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना से क्या उत्पन्न होता है? तो बोलिएगा आप टिंडल इफेक्ट वो दिखाते हैं कोलाइड कण। निम्न में कौन सा विषमांगी मिश्रण का सर्वोत्तम उदाहरण है? तो आयरन क्लोराइड और लोह चूर्ण का मिश्रण। ठीक है। निम्न में कौन सा विषमांगी मिश्रण विलयन जल का एक उदाहरण है?
तो जल में तेल का मिश्रण आपका विषमांगी विलयन का एक उदाहरण है। निम्न में से कौन समांगी मिश्रण का एक उदाहरण नहीं है? तो ये है, ये नहीं है, ये भी है, तो डी आपका नहीं होगा। टिंडल प्रभाव में प्रकिरणित प्रकाश का वर्ण क्या निर्धारित करता है? तो आप बोलिएगा प्रकिरणित कणों का आकार को प्रकाश का वर्ण निर्धारित करता है। क्या? टिंडल प्रभाव में प्रकिरणित प्रकाश का वर्ण करता है। क्यों करता है? तो टिंडल प्रभाव कब होता है? जब तब दिखाई देता है जब कोलाइड कण द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होगा, और जब छोटे कण नीले प्रकाश अधिक प्रकीर्णित करते हैं जबकि बड़े कण लाल का प्रकीर्णन करते हैं। इसलिए प्रकीर्णित प्रकाश का वर्ण कणों के आकार पर आपका निर्भर करता है। दे डिपेंड ऑन द साइज। आकाश का नीला रंग भी टिंडल प्रभाव के कारण होता है, चूंकि वायु में मौजूद सूक्ष्म अणु नीले प्रकाश का अधिक प्रकीर्णन करते हैं, मतलब विचलित ज़्यादा होता है, इसीलिए। निम्न में कौन सी घटना टिंडल प्रभाव के लिए जिम्मेवार है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन नंबर डी। स्कैटरिंग ऑफ लाइट टिंडल प्रभाव का कारण कोलाइड सूक्ष्म द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन स्कैटरिंग के कारण होता है। इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। जब प्रकाश इन कणों से टकराता है तो विभिन्न दिशाओं में बिखेरता है, जिससे प्रकाश का किरण का पथ दृश्य हो जाता है। कोलाइड विलयन जैसे दूरीय कुहासा में टिंडल प्रभाव आसानी से देखा जा सकता है, जबकि सच्चे विलयन ट्रू सॉल्यूशन में यह नहीं दिखाई देता है। चलिए चैप्टर नंबर 3 भी कर लेते हैं। परमाणु और अणु के टोटल जो है आपका 24 क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें एलपी में टोटल 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं, टेक्नीशियन में आपका 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो एलपी 2024 में परमाणु एवं अणु, एटम एंड मॉलिक्यूल। CaCl2 का इकाई सूत्र क्या होगा? कैल्शियम का 40 होता है, इसका 35.5 होता है, क्लोरीन का 2 ठो बोला है तो कर दीजिएगा 71 + 40, तो ऑप्शन नंबर सी 111। वही किया है, वही सोल्यूशन 111। ऑक्सीजन अणु कैसा है? तो ये आपका द्विपरमाणुक होता है। ठीक है, और इसको भी देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन भी देखना ज़रूरी है, क्या पता कहीं क्वेश्चन पूछ दे। जैसे नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये भी आपका डायटोमिक होते हैं। अगर आपको हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है तो इंग्लिश में ये डायटोमिक होंगे। ऑक्सीजन जो है आपका, ये आपका टेट्रा तो नहीं होगा, 3 गो को क्या बोलता है? त्रिपरमाणु की याद करिए हिंदी में। 4 गो तो आपका टेट्रा हो जाएगा, फास्फोरस आपका चतुष्परमाणु हो जाएगा, टेट्राहाइड्रल हो जाएगा फास्फोरस। ऑक्सीजन जो है जलनशील नहीं होते, परंतु कंबशन को बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। इसकी खोज जोसेफ प्रोस्ले ने 1774 में किया था। जल के अणु में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के परमाणु का द्रव्यमान 1:8 के अनुपात में होता है। देखिए, हाइड्रोजन का 2 यूनिट है तो 1 × 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है तो 8 दूनी 16, तो 2:16 मीन्स 1:8 में वो आपका घुलता है। और इसे हम लोग लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के नाम से जानते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। और इसको किसने दिया था? तो जोसेफ प्राउस्ट। अब हाइड्रोजन परमाणु की परमाणुविक त्रिज्या कितनी होती है? तो 10⁻⁻10, ऑप्शन नंबर डी। और 10⁻⁻10 बराबर क्या होता है? तो ये 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। तो ये आपका 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। हाइड्रोजन का कितना होता है? 10⁻10, उससे थोड़ा बड़ा जल हो गया, उससे बड़ा हीमोग्लोबिन, रेत का कण इतना, चींटी का इतना, सेब का इतना। 10⁻10 हाइड्रोजन परमाणु, 10⁻9 जल का अणु, 10⁻8 हीमोग्लोबिन, 10⁻4 रेत, 10⁻3 चींटी, 10⁻1 आपका सेब। निम्न में कौन सा संख्या कैल्शियम के परमाणु के द्रव्यमान को दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर बी। सी जो किससे लिया गया? कैल्क से लिया गया, जिसका अर्थ चूना होता है। अब NaCl का सूत्र का इकाई द्रव्यमान कितना होगा? Na का 23, क्लोरीन का 35.5, तो 58.5, ऑप्शन नंबर डी। Na प्लस कहाँ पे होता है और ये कहाँ पे होता है बताइए? स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार 18 ग्राम पानी के अपघटन के बाद प्राप्त ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का सही अनुपात क्या होगा? ऑक्सीजन का क्या देखे थे हम लोग? 8 देखे थे। हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन का 2 अणु हो जाएगा, तो × 2 हो जाएगा। 8 दूनी 16, ये तो 1 × 2 2 कर दिए पहले, तो 16:2, 8:1 में भी देता तो कर देते, घटा नहीं है। इस नियम की स्थापना किसने करी थी? तो जोसेफ प्राउस्ट ने। HNO3 का क्या होगा? हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का कितना? 7 दूनी 14, ऑक्सीजन का 48 और 14 और 1 मतलब 63 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नाइट्रिक अम्ल कैसा है? नाइट्रिक अम्ल आपका एक प्रबल अम्ल है और शक्तिशाली ऑक्सीकारक है।
तो इससे कौन कौन मेटल रिएक्ट करता है, तो आप बोलिएगा मैग्नीशियम और मैग्नीज ही करता है, ठीक है, डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड के साथ। बाकी आपका और कोई अम्ल नहीं करता है, मतलब कोई भी और धातु नहीं कर पाता रिएक्ट और फॉर्म कर पाता। निम्न में से कौन सा परमाणु द्रव्यमान की इकाई का प्रतीक है, तो आपका यू हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक यू को डाल्टन डीए भी कहा जाता है, और एक यू बराबर कितना होता है, तो 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या क्या होगी, तो ए 10⁻−10। परमाणु जो है अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की औसत त्रिज्या लगभग 0.037 नैनोमीटर होती है। क्योंकि 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर होता है, इसलिए हाइड्रोजन की त्रिज्या लगभग 10⁻−10 मीटर 0.1 नैनोमीटर के क्रम में होती है। परमाणु की त्रिज्या को मापने की मानक इकाई जो है आपका नैनोमीटर होता है। अगला सवाल, ऑक्सीजन और फॉस्फोरस के परमाणुकता क्या होता है, तो ये डाई हो जाएगा, ये आपका टेट्रा हो जाएगा। तो द्विपरमाणुक और आपका चतुष्परमाणुक, ठीक है। फॉस्फोरस P4O2 2। निम्न में से कौन डायटोमिक है, तो आप बोलिएगा ऑक्सीजन डायटोमिक है। फॉस्फोरस आपका टेट्रा होता है। हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, ये आपका एक परमाणुक है, मीन्स मोनो एटॉमिक है, ठीक है, हीलियम और आर्गन। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड ऑक्सीजन, दीज आर डायटोमिक। रासायनिक सूत्रांक में पादांक सबस्क्रिप्ट क्या दर्शाता है, तो अणुओं में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या को वो दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। उदाहरण के लिए दिया है आपका H2O, तो इसमें कितना हाइड्रोजन का अणु 2 है, ऑक्सीजन का कितना है, तो 1 है। निम्न में से कौन सा तत्व मोनोएटॉमिक है, तो आप बोलिएगा हीलियम। चलिए यहाँ पे मोनोएटॉमिक और देख लीजिए, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन। C12 समस्थानिक का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो 12 यूनिट होगा, ठीक है। कार्बन C12 का 1/12 भाग के द्रव्यमान से प्रभावित किया, इसलिए C12 का एक परमाणु का द्रव्यमान का 12 यूनिट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा तत्व सामान्यतः अणु नहीं बनाता और परमाणु रूप में पाया जाता है, तो आप बोलिएगा हीलियम। ये आपका अणु नहीं बनाएगा क्योंकि इसका पूर्ण है, ठीक है, और स्थिर है, और तो कहीं भी ये होगा नहीं। नाइट्रोजन आपका कैसा बॉन्ड बनाता है, तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, ये दो अपना शेयर करता है, लेता है और देता है। अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, तो NH4 का होल 2 SO4, ठीक है, जहाँ NH4 प्लस और सल्फेट SO4 2 माइनस होते हैं। एक SO4 को आवश्यक को संतुलित करने के लिए से NH4 प्लस आयन आवश्यक होते हैं, इसलिए NH4 का होल 2 SO4 है। सोडियम सल्फेट का सूत्र Na2SO4 है, जो एक अलग यौगिक है। स्थिर अनुपात का नियम किसने प्रस्तावित किया था, जोसेफ राउस ने। कब किया, तो 1799 में, कि रासायनिक यौगिक में तत्व सदैव द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, जबकि रदरफोर्ड ने परमाणु नाभिक मीन्स न्यूक्लियस की खोज की। ग्लूकोज में कुल परमाणु अणु की संख्या कितनी होती है, तो C6H12 एंड O6, 12, 6, 18, तो ऑप्शन डी 24। ग्लूकोज कैसा है, तो ग्लूकोज आपका एक मोनोसेक्राइड है, मीन्स सिंपल शुगर सब्सटेंस है, और कोशिकाओं के लिए एक मुख्य ऊर्जा स्रोत है। अगला सवाल, कार्बन मोनोऑक्साइड का आणविक सूत्र क्या है, CO हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। CO कैसा गैस है, ये एक विषैला गैस है जो हेमोग्लोबिन से बंधकर ऑक्सीजन के परिवहन को रोक देता है, जिससे जान भी जा सकता है। NH3 का आणविक द्रव्यमान, तो सोडियम का 23, सॉरी सोडियम नहीं है गाइस, नाइट्रोजन है, ठीक है। तो 7 दूनी 14 और 3 17 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 17 यूनिट। यहाँ क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। NH3 अमोनिया एक तीव्र गंध वाली एक गैस है और उर्वरक उद्योग में व्यापक रूप से प्रयुक्त होती है। किसी सॉरी गाइस, थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया। किसी तत्व का वह सबसे छोटा कण
जो अपने गुणों को बनाए रखता है उसे हम लोग अणु कहते हैं। ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो 16 दूनी 32। अब अगर ओजोन का पूछ दे तो 16 तिया 48 हो जाएगा। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान सामान्यतः किस इकाई में व्यक्त किया जाता है? तो AMU के फॉर्म में व्यक्त किया जाता है। तो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 इज डन टू। तो इतना में ख़त्म करते हैं, कल चैप्टर 4 कंप्लीट करेंगे। सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल। आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर 1, 2, 3 कर चुके हैं। हमारा PYQ सीरीज़ में कवर हो चुका है। आज हम लोग चैप्टर 4 और चैप्टर 5 को कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स बिना किसी देरी का चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 ALP में 33, टेक्नीशियन में 5, टोटल 33 आया, जिसमें LP में 5, टेक्नीशियन में 28 आपका पूछा। चलिए या चैप्टर 3 खुल गया। तेरह चैप्टर तो हम लोग कर लिए हैं। चैप्टर 4 को करना है और 5 को करना है। ये हमारा आ गया चैप्टर 4। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? आप क्या इसको बोलिएगा, मतलब इसका आंसर आप क्या मार्क करिएगा? क्या निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जैसे बोल रहा है, परमाणु कुल मिलाकर विद्युत उदासीन होते हैं, परमाणु आंशिक रूप से विद्युत उदासीन होते हैं, परमाणु में कोई धनात्मक आवेश नहीं होता, परमाणु विद्युत उदासीन नहीं होते हैं। तो परमाणु जो है कुल मिलाकर विद्युत उदासीन होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? एक सामान्य परमाणु जो है प्रोटॉन जो कि धनात्मक है और इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव होता है और न्यूट्रॉन आपका उदासीन होता है। तो यदि प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है तो कुल धनात्मक प्लस ऋणात्मक मिलकर आपस में शून्य कर देता है। अतः परमाणु समग्र रूप से जो है इलेक्ट्रो न्यूट्रल रहते हैं। ठीक है, अन्य फैक्ट, यदि किसी परमाणु ने इलेक्ट्रॉन खोया या पाया है तो वह आयन बन जाता है, तब यह विद्युत रूप से उदासीन नहीं रहता है। ठीक है, जैसे Na+। कार्बन की संयोजकता कितनी है? तो आप बोलिएगा कार्बन का होता है एटॉमिक नंबर कितना? बोलिएगा C2। मतलब पहला कक्षा में आपका 2 बना है, दूसरा कक्षा में कितना हो गया? 4 हो गया। तो इसका जो वैलेंसी जो होता है, जो बाहर कक्षा में बचा हुआ रह जाता है, जिसके साथ ये शेयर करता है, उसे हम लोग बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कार्बन के बाह्य इलेक्ट्रॉन विन्यास 4 इलेक्ट्रॉनों तक भरा होता है, इसलिए 4 सहसंयोजक बंध बनाकर 4 अवशिष्ट इलेक्ट्रॉन साझा कर सकता है, इसलिए कार्बन की संयोजकता 4 मानी जाती है। अन्य फैक्ट क्या है? इस कारण कार्बन अणुओं की लंबी श्रृंखला तथा बहुविकल्पी यौगिक जैसे कार्बोहाइड्रेट कार्बन चेन श्रृंखला बना सकता है। और निम्न में कौन सा विकल्प, अगला सवाल हमारा पूछ रहा है कि थॉमसन के परमाणु मॉडल में पाए जाने वाला अपरमाणुक कणों को दर्शाता है? तो आपका जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा है ऑप्शन नंबर बी, केवल इलेक्ट्रॉन। और क्यों? तो जेयो थॉमसन के प्रयोग ने देखा था कि ऋणात्मक आवेशित कण जो इलेक्ट्रॉन है की उपस्थिति बताए थे। उनके प्लम पुडिंग मॉडल में परमाणु को धनात्मक पृष्ठभूमि में बिखरे, मतलब पॉजिटिव है पूरा स्फीयर, उसमें नेगेटिव वाला दर्शाया गया था। तब प्रोटॉन न्यूट्रॉन की स्पष्ट पहचान आपका बाद में किया गया था। प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज जो है प्रोटॉन रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन चैडविक ने की थी और थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज करके परमाणु के अंदर आवेशित कोण की पहली पहचान की थी। अगला सवाल, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? परमाणु में धन आवेशित केंद्र पर होता है जिसे नाभिक कहते हैं। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में बहुत छोटा है। इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार में परिक्रमा करता है। तो आपसे पूछा है गलत, तो ये हो जाएगा गलत। ठीक है, क्योंकि ये निकला था जब अल्फा पार्टिकल्स का स्कैटरिंग जब किया था। ठीक है,
नाभिक में अधिकतर द्रव्यमान और धन आवेश केंद्र माना गया था। इलेक्ट्रॉन को नाभिक के चारों ओर करते दिखाया गया है। ठीक है। और मॉडल में प्रक्रिया में समानता वृत्ताकार या वर्तुलाकार मानी गई है। ठीक है। इलेक्ट्रिकल का वर्णन जो है इसका हिस्सा नहीं था। बाद में बोर आया, फिर क्वांटम मॉडल ने इलेक्ट्रॉन के व्यवहार और ऊर्जा स्तर को बेहतर तरीके से आपका समझाया था, जिसमें के एलिमेंट सेल के बारे में जिक्र किया गया था। अब अगला सवाल, किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर। ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या का योग, तो आप बोलिएगा नहीं। ठीक है। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या का आधा, नहीं। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या का योग, नहीं। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या बराबर आपका क्या होता है? परमाणु क्रमांक। प्रोटॉनों की कुल संख्या बराबर परमाणु क्रमांक। एटॉमिक नंबर, ठीक है, द्रव्यमान संख्या मीन्स मास नंबर को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। ए बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और आपका एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, जो होता है प्रोटॉन। क्लोरीन के दो समस्थानिक रूप जिनका द्रव्यमान 35U और 37U है को प्रकृति में निम्न में से किस अनुपात में पाया जाता है? तो आपका जो आंसर होगा, ये आपका 3 अनुपात का रहता है, ये आपका 1 अनुपात का रहता है। तो 35 × 3 105 प्लस 37 डिवाइड बाय 4 142/4, मतलब 71/2 मीन्स आपका कट गया है 35.5 यूनिट। ठीक है। देखिए यहाँ पे ये क्या गया, समस्थानिकों के रासायनिक गुण समांतर परंतु भौतिक गुण जैसे अधिक जो है भिन्न होते हैं। ठीक है। विच हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल। ठीक है। इसका सेम होगा क्या? केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज बट 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 डिफरेंट बट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। निम्न में से कौन सा आर्गन समभारिक आइसोबार है? तो आप से बोलिएगा कैल्शियम। सब भारी वे परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या भिन्न परंतु द्रव्यमान संख्या समान होती है। उदाहरण के लिए आर्गन 40 और कैल्शियम 40 दोनों की द्रव्यमान संख्या जो आपके 40 है, इसलिए वह समभारिक है। जैसे पोटेशियम होता है 40, Ar 40, कैल्शियम 40। अगला सवाल, निम्न में कौन सा विकल्प एल्युमिनियम में न्यूट्रॉनों की संख्या को दर्शाता है? तो बोलिएगा ऑप्शन नंबर बी 14। न्यूट्रॉन्स का संख्या बोला है, एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 हुआ। ठीक है। परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है? जेड होता है। जेड बराबर क्या होता है? प्रोटॉन। ठीक है। द्रव्यमान संख्या क्या होता है इसका? 27 होता है। 27 बराबर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। ये आपका प्रोटॉन ऑलरेडी दिया हुआ 13, आपको निकालना क्या है? न्यूट्रॉन निकालना है ना। तो आप न्यूट्रॉन बराबर क्या करिएगा? 27 - 13 बराबर 14। अगला सवाल, विविक्त ऊर्जा स्तरों में नाभिक की प्रक्रिया करने वाले इलेक्ट्रॉन के साथ परमाणु का ग्रह मॉडल किसने प्रस्तुत किया? तो ग्रह मॉडल जो है नील्स बोर ने सामने किया था। ने रदरफोर्ड के मॉडल की सीमाओं को सुधारते हुए प्रस्तावित किया कि इलेक्ट्रॉन केवल निश्चित ऊर्जा स्तर कक्षा में ही नाभिक की प्रक्रिया करते हैं, और इलेक्ट्रॉन जब किसी ऊर्जा स्तर को बदलते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन जो है या अवशोषण करता है। फॉस्फोरस परमाणु की परमाणु संख्या क्या है? तो आप बोलेगा ऑप्शन नंबर डी 15। यह आवर्त सारणी में आपका 15th समूह से आपका जुड़ा है, जो कि नाइट्रोजन समूह का यह सदस्य है। सल्फर का कितना होता था? बोलिएगा 32। ये नहीं मार देना, ये होता है आपका किसका? क्लोरीन का। क्वेश्चन नंबर 12, द्विधन आवेशी हीलियम आयनों को क्या कहा जाता था? बोलिएगा अल्फा कण, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अल्फा कण मूल्यतः हीलियम नाभिक He+2 होते हैं, जिनमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं तथा उन पर +2 का आवेश होता है। अन्य फैक्ट, बीटा कण जो है तेज गति से चलने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि गामा किरणें उच्च विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। थॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में कौन सा कथन आपका गलत बोला है? परमाणु में धन आवेश कण तरबूज के लाल भाग की तरफ फैला है, जबकि इलेक्ट्रॉन उसमें बीजों की तरह धसे है। मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर सही है। परमाणु धन आवेशित गोले का बना है और इलेक्ट्रॉन उसमें धसे होते हैं, तो वही चीज़ बोल रहा है। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश में परमाणु समान नहीं होते, तो ये गलत है। परिमाण जो होगा आपका दोनों का समान होगा, न्यूट्रल बन जाता है। ठीक है। इस मॉडल ने इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति को दर्शाया था, परंतु नाभिक की अवधारणा ये नहीं दे सका था। नाभिक जो है न्यूक्लियस का जो है आपका रदरफोर्ड आया तभी हो क्लियर। किसी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान मुख्य रूप से किससे निर्धारित होता है? तो आप बोलिएगा उसके न्यूक्लियॉन्स बराबर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है। उपस्थित प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के कुल द्रव्यमान से निर्धारित होता है। इन दोनों को मिला के हम लोग न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है 1/1836 प्रोटॉन के बराबर होता है। इससे इसका प्रभाव नहीं पड़ता, इसीलिए इसको शून्य माना जाता है। अगला सवाल,
किसी तत्व की परमाणु संख्या के संबंध में कौन सा कथन सही है? परमाणु संख्या परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या को दर्शाती है। तो आप बोलिएगा क्या? यह परमाणु संख्या न्यूट्रॉन की संख्या को दर्शाती है। परमाणु संख्या परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन की संख्या को दर्शाती है। तो बोलिएगा ये सही, न्यूट्रॉन को नहीं दर्शाती परमाणु संख्या। परमाणु संख्या बराबर जेड होता है, जेड बराबर सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन होता है। ठीक है, और मास नंबर भी बोलता है आपका, तो आपका A+P हो जाता। निम्न में से कार्बनिक रसायन में समस्थानिक गुण क्या है? तो इनके जो है आणविक सूत्र समान होते हैं, परंतु संरचनात्मक व्यवस्थाएं जो होती है वो आपका भिन्न होती है। दे है सेम, इंग्लिश में नहीं दिया है, दे है सेम मॉलिक्यूल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल। ठीक है, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, आइसोमर। और समावयवता को हम लोग जो है इसे हम लोग आइसोमेरिज्म कहते हैं। समावयवी जो है आपका वे यौगिक होते हैं जिनके आणविक सूत्र समान होते हैं, लेकिन परमाणुओं के संरचनात्मक व्यवस्था भिन्न होती है। जैसे ब्यूटेन हो गया आपका C4H12 और आइसोब्यूटेन दोनों का सेम होगा। और आइसोटोप क्या होता है? वे होते हैं जिनकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या जो है आपकी भिन्न होती है। अगला सवाल, किसी तत्व की परमाणु संख्या किसकी संख्या निर्धारित करती है? तो आप बोलेगा प्रोटॉन का। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और किसी उदासीन परमाणु में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? तो आप बोलेगा बराबर होता है। अब रदरफोर्ड के सोने की पन्नी पर के प्रयोग के परिणाम स्वरूप उन्होंने परमाणु की संरचना के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला? उन्होंने यही निकाला कि परमाणु में धन आवेशित कण जो है आपका नाभिक और ऋण आवेशित जो है इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और कहाँ पे होता है? धन आवेशित तो आपका बहुत छोटा होता है। ठीक है, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से यह सिद्ध हुआ कि परमाणुओं के केंद्र में एक छोटा संघ धन आवेशित नाभिक होता है जिसके चारों इलेक्ट्रॉन आपका प्रकीर्णन करता है। और इस प्रयोग ने थॉमसन के प्लग मॉडल को अस्वीकार कर दिया। ठीक, रदरफोर्ड के सोने के पन्नी पर प्रयोग के द्वारा किसकी खोज हुई? लेकिन नाभिक का। ठीक, और रदरफोर्ड को जो है आपका नाभिक के मॉडल का जनक कहा जाता है। थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार एक परमाणु की तुलना में निम्न में से किस फल से की गई थे? तो आप बोलिएगा तरबूज। ठीक है, तरबूज ही किया था ना प्लम पुडिंग मॉडल। अगला, प्रकृति में हाइड्रोजन तत्व के कितने समस्थानिक पाए जाते हैं? तो बोलिएगा 3। तो एक तो हो जाता है आपका ट्रिटियम। ठीक है, तीसरा नंबर पे पहला होता है प्रोटियम, दूसरा होता है ड्यूटेरियम, तीसरा होता है ट्रिटियम। ठीक है, जिसमें सिंगल होता है ऊपर बिना न्यूट्रॉन का, इसमें एक न्यूट्रॉन होता है और इसमें 2 न्यूट्रॉन, और ये रेडियोधर्मी होता है। ट्राइटियम जो है आपका परमाणु न्यूक्लियर फिजन में आपका उपयोगी है। ठीक है, निम्न में से कौन सा सोडियम का सही इकाई द्रव्यमान है? तो बोलेगा 23, ऑप्शन नंबर बी। सोडियम का परमाणु क्रमांक आपका 11 है, मतलब प्रोटॉन ये है, द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर ये है, तो न्यूट्रॉन का संख्या आप बोलिएगा 12 है। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने परमाणु के नाभिक की खोज की थी? तो रदरफोर्ड। और चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन की खोज करी थी। रदरफोर्ड के प्रयोग से किस धातु की पन्नी का प्रयोग किया गया था? ऑप्शन डी सोना, क्योंकि सोना जो है सबसे ज़्यादा मेलेबल होता है, उसे चादर के फॉर्म में हम लोग बहुत ज़्यादा पीट पीट के कर सकते हैं, वैसे पतला भी खींचा जा सकता है, तो सबसे बेस्ट जो बोला जाए यही था, इसीलिए इसका किया गया था। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान कहाँ स्थिर होता था? बोलिएगा नाभिक में। अगला, बोर मॉडल के अनुसार द्वितीय ऊर्जा स्तर के लिए इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी है? तो बोलिएगा 8। तो K L M N। ठीक है, 2n² रखा गया, तो पहला के लिए 1, फिर दूसरा 2, तीसरा 4। ठीक है, तो 2n², 1 का स्क्वायर करिएगा तो 2 ही आ गया, दूसरा में 2 का स्क्वायर करिएगा तो 8 आ जाएगा, तीसरा में 3 का स्क्वायर 9 × 2 18 और 16 दूनी 32, तो 2 8 18 32। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। बोर ने क्या दिया था? KLMNO का सीरीज का दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। आइसोबार्स क्या है? आइसोबार्स मीन्स समभारिक की परमाणु संख्या जो होती है अलग अलग होती है, लेकिन 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 उनकी द्रव्यमान संख्या मीन्स मास नंबर, परमाणु का जो मास होता है वो समान होगा। जैसे आर्गन 40, कार्बन 40, पोटेशियम 40। अब एक परमाणु में 17 प्रोटॉन, 18 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और 17 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 35, ऑप्शन नंबर से।
13 प्रोटॉन प्लस 14 न्यूट्रॉन की द्रव्यमान संख्या कितना होगा? 13 14 27, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। निम्न में से किसे न्यूक्लियस कहा जाता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को मिला के। एक रासायनिक अभिक्रिया में 10 पदार्थ है का एक पदार्थ है, 15 ग्राम का पदार्थ है बी के साथ एक नया यौगिक बनाता है। संरक्षण के नियम से उनका कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा? तो मास के नाइदर बी डिस्ट्रॉयड और क्रिएटेड, तो M1 प्लस M2 मिलकर वो MC बनाएगा, जिसका हो जाएगा आपका 25 ग्राम। ठीक है, और ये जो है नियम किसने दिया था? तो एंटोनी एल लेवोइजियर ने आपका प्रतिपादित करा था। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा एक सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं है? तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तीनों हैं, बट अणु आपका नहीं, ये दूसरा चीज़ है। ठीक है, ये एक अपरमाणिक कण है जो आपका परमाणु के भीतर पाया जाता है, जबकि अणु मोलिकुल जो स्वयं एक या अधिक परमाणु से आपका मिलकर बना होता है। अपरमाणिक कौन है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। अब अगला सवाल चैप्टर नंबर 5, काफ़ी लंबा सवाल है। ठीक है, टेक्नीशियन में आपका 23 क्वेश्चन पूछा है इससे, मतलब 23 से टोटल 30 आया, और 32 आपका जे में पूछा है। LP में आपका कुल 15 क्वेश्चन इससे आया है। चलिए देखते हैं। तो टेक्नीशियन का आ गया हमारे पास सवाल। यहाँ पे 30 क्वेश्चन दिया है, चैप्टर 1 क्लास NCERT का क्लास 10 चैप्टर 1। ठीक है, दी गई अभिक्रिया में निम्न में से कौन सा पदार्थ ठोस रूप में है? सोडियम सल्फेट मीन्स NaSO4 प्लस बेरियम क्लोराइड प्लस NaCl प्लस बेरियम सल्फेट। तो बोलिए कौन सा है? तो आप बोलिएगा ऑप्शन आंसर नंबर बी, बेरियम सल्फेट। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन सोल्यूशन में रहता है। Na2SO4 प्लस BaCl2, 2NaCl प्लस BaSO4। चलिए अगला सवाल, एक छात्र ने लोहे की कील ली, उन्हें 20 मिनट के लिए एक्स विलियन में डुबाया। कुछ देर के बाद देखा कि लोहे का कील का जो रंग है भूरा हो गया। तो एक्स जो विलियन है वो किस कलर का आपका विलियन था? भूरा, मतलब कॉपर सल्फेट, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कॉपर सल्फेट लोहे के साथ विस्थापन अभिक्रिया करता है, डिस्प्लेसमेंट, जिससे जो है तांबे की परत बन जाती है और कीलें जो है आपकी भूरी दिखती है। अगला सवाल, जब बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ प्रतिक्रिया करती है तो किस उत्पाद का निर्माण होता है? बेरियम सल्फेट का आपका श्वेत अवक्षेप, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चूना पत्थर की उष्मा के द्वारा की गई विघटन अभिक्रिया को, चूना पत्थर को जब हीट देंगे और उसे विघटित करेंगे तो उसे हम लोग कहीं ना कहीं डिकम्पोज कर रहे हैं, इसीलिए उसे हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल, फेरस सल्फेट वियोजित मतलब डिकम्पोज होकर कौन सा पदार्थ बनाता है? तो फेरस ऑक्साइड बनाएगा प्लस सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। केवल फेरिक ऑक्साइड और SO2 नहीं बनाएगा, ये नहीं ये नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला सवाल, फेरस सल्फेट को गर्म करने पर कौन सा यौगिक नहीं बनता? सल्फ्यूरिक एसिड तो नहीं बनेगा, सल्फर डाई, सल्फर ट्राई और सल्फ्यूरिक ऑक्साइड बनता है। अब वियोजन बोल रहा है, कोयले का जलना आपका कॉम्बिनेशन है, H2 और O2 का जल बनना ये भी कॉम्बिनेशन है, प्राकृतिक गैस का जलना मतलब कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड, सूर्य के प्रकाश में ये टूटना, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, जिसमें रेगुलर में आ जाता है AgCl का Ag+Cl में टूटना। तो इसका यूज़ कहाँ पर करते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड का फोटोग्राफी के लिए यूज़ किया जाता है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी नहीं है? रेस्पिरेशन है, डायलेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस है, बट फोटोसिंथेसिस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ आपको जाना है। चूने के पत्थर का बिना जले हुए चूना और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन हो गया, किस प्रकार का उत्पाद ये है? तो थर्मल, तो प्रकाश, रासायनिक क्या होता है? फोटो सिंथेटिक शायद बोल रहा है। तो ऑप्शन नंबर अपघटन अभिक्रिया है, बट ये थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल है, तो सी के साथ आप चले जाइए। बी, अगर सी नहीं दिया रहता तो आप बी के साथ जा सकते थे। अपचयन के बाद मतलब रिडक्शन के बाद निम्न में से कौन सा कथन सही है? रिडक्शन जब होगा तो ऑक्सीजन का ह्रास होगा, सही बात है। हाइड्रोजन का योग होगा, हाइड्रोजन जुड़ता है, ऑक्सीजन का योग नहीं, हाइड्रोजन की हानि नहीं, तो ए और बी होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ए और बी, केवल सी दोनों होगा।
अगला सवाल, निम्नलिखित अभिक्रिया के संतुलित उत्पाद क्या है? तो यहाँ पर Na के गो है, 2 गो है, तो हम लोग को 2 गो Na निकालना होगा। यहाँ से क्लोरीन भी 2 है, तो ये 4 हो गया। ठीक है, BaSO4 तो चल जाएगा, ये नहीं चलेगा। 2NaCl ये चल जाएगा। अब BaSO4 में 2B ना, ये नहीं चलेगा। ऑप्शन नंबर सी। आपको दोनों को बराबर करना है। अब आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, ये क्या कर रहा है? ये आके यहाँ कॉपर को जो है डिस्प्लेस करके अपने बैठ जा रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऑप्शन नंबर सी। 2 आयन तो है नहीं, सिंगल है, इसलिए सिंगल डिस्प्लेसमेंट होगा। अगला सवाल, निम्न में से किस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता है। और इसका जो है मेनली 3 एग्जाम्पल है। ठीक है, एक तो है आपका लेड आयोडाइड वाला, एक तो है आपका सोडियम क्लोराइड वाला, और एक है AgNO3 वाला। तो ये तीनों इम्पोर्टेंट है। ये तो ग्रुप डी में पूछ दिया है इस बार, ये आपका LP टेक में पूछा ही पूछा है, ये इससे शायद इस बार आ सकता है क्वेश्चन। लेड नाइट्रेट की अपघटन अभिक्रिया के दौरान भूरे रंग का धुआं किस गैस का होता था? नाइट्रोजन गैस का होता है। ऑप्शन नंबर, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, 2 ऑप्शन, सो क्लोज। ऑप्शन ए, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी तो देखे नहीं, तो आप बोलिएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का होता है वो। ठीक है, पट्टे से ये मारिएगा तो एग्जामिनर करेगा गलत। जैसे 2PbNO3 का होल 2 है, वो लेड ऑक्साइड में टूटा, प्लस 4NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यही जो आपका ब्राउन कलर का आपका गैस रिलीज करता है, और ऑक्सीजन। जब मैग्नीशियम का वायु में दहन होता है तो ज्वाला का रंग क्या होता है? तो बोलिएगा व्हाइट। ऑप्शन नंबर डी। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझा हुआ चूना बनाता है, जिससे अधिक मात्रा में उष्मा जो है उत्सर्जित होती है। तो यह किस प्रकार का रिएक्शन है? तो आप बोलिएगा संयोजन अभिक्रिया, कम्बिनेशन रिएक्शन। ऑप्शन नंबर ए। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, प्लस हीट रिलीज करता है। ये कैसा रिएक्शन है? जो हीट रिलीज करेगा उसको उष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे, और जो हीट लेता है उसे हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे, वो उष्माशोषी हो जाएगा। अब रिडक्शन का बोल रहा है, कॉपर का कॉपर डाइऑक्साइड में नहीं होगा, ये तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। इथेनॉल का एथेनोइक में, मतलब एल्कोहल से एथेनोइक में, कॉपर का कॉपर सल्फाइड में, कॉपर का कॉपर हाइड्रोक्साइड में। तो इसको भी हटाइए, इसको भी हटाइए, सभी ऑक्सीकरण या अपचयन। हमको ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर लग रहा है। हाँ हेलो, आ रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा देख लीजिएगा। इसमें H2SO4 के कारण ये तब्दील होता है, हमको ऑप्शन नंबर बी लग रहा है। चलिए, ये भी ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। और फिर आगे चलते हैं। निम्न में से कौन प्रत्यक्ष परिवर्तन से संकेत मिलता है कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुआ? गैस का निर्माण, अवक्षेप का निर्माण, भौतिक अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। तो सारा हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर, हाँ ये ए है, ABCD। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन है से द्विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है? तो आपका कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके किसका एग्जाम्पल है? तो आप बोलिए कॉम्बिनेशन, संयोजन का है। तो आपका द्विस्थापन तो ये है Na2SO4 प्लस BaCl2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और लेड का आपका क्लोरीन के साथ है, मतलब कॉपर क्लोराइड के साथ होगा, कॉपर टू क्लोराइड। तो ये आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट का है, मतलब विस्थापन। ठीक है, और इसका टूटना तो आप बोलिएगा डिकम्पोजिशन का है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से निम्न अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण की पहचान करें।
Mg प्लस O2 MgO, Mg प्लस हाफ O2 O2, तो ये हो जाएगा 1/2 O2 जब करिएगा गया गया ऑक्सीजन का अणु एक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर ए है ना, इसमें मैग्नीशियम का एक और दोनों तरफ समान होना चाहिए, इक्वल बैलेंस इक्वेशन। अगला सवाल, नीचे दी गई अभिक्रिया जो है निम्न में से किस प्रकार की अभिक्रिया का एक उदाहरण है? पोटेशियम ब्रोमाइड, ठीक है, KBr प्लस बेरियम आयोडाइड, बेरियम आयोडाइड, फिर आपका पोटेशियम आयोडाइड में टूट रहा है और बेरियम ब्रोमाइड में टूट रहा है, ये आपका द्विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है और आपका उष्मा रिलीज कर रहा है, तो आपका थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ऑप्शन नंबर डी। हाँ, हेलो हेलो, सॉरी 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 गाइस, सॉरी गाइस, हमारा ध्यान कहीं और था, हमारा ध्यान कहीं और था। उसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। हाँ हेलो, हाँ जाएंगे थोड़ा देर में चाय पी के। ठीक, अगला सवाल, अगला सवाल, जब किसी अधिक अभिक्रियाशील धातु को कम अभिक्रियाशील धातु वाले लवण में रखा जाता तो कम अभिक्रियाशील धातु का स्थान ले लेती है, तो इस अभिक्रिया को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, वो उसको डिस्प्लेस करेगा ही, और डिस्प्लेस कैसे करता है आप लोग को तो ये चीज़ पता होगा ही, जहाँ तक हम जानते हैं, सब यहाँ पढ़ रहे हैं तो सबको आइडिया है क्यों किया जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट का भी उसका एक रीजन है, रिएक्टिविटी सीरीज में जो जितना ऊपर वो उतना ज़्यादा हाईली रिएक्टिव, वो उतना डिस्प्लेस करेगा। जैसे पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, लेड हो गया, PSC माजिल हाई कोर्ट MSJ, ठीक है, हाइड्रोजन हो गया, कॉपर हो गया, मर्क्यूरी हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया। तो ये जो है आपका जो जितना ज़्यादा रिएक्टिव, जैसे आयरन का देखे थे, ठीक है, आयरन और जब कॉपर के ऊपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है मान लीजिए, तो ये क्या किया, ये आयरन सल्फेट बनाया प्लस कॉपर को ये अलग कर दिया। क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर देखिए आयरन जो है आपका यहाँ पे है और कॉपर यहाँ पे है, तो हाईली रिएक्टिव जितना है ऊपर है, ठीक है, और जो जितना नीचे उतना लेस रिएक्टिव, ठीक है, इसीलिए होता है। अगला, निम्न अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया का एक उदाहरण है? CH4 प्लस 2NH2OH प्लस Na2SO4, तो ऑप्शन नंबर ए विस्थापन अभिक्रिया है। निम्न में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया दर्शाती है? तो ऑप्शन नंबर बी, दिस इज जिंक। जिंक यहाँ पे है, आयरन यहाँ, लेड यहाँ है, कॉपर यहाँ, कितना है, 3 ऊपर है जिंक, पट्टे से डिस्प्लेस करेगा, कॉपर को बोलेगा हट हम आते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया ऑक्सीकरण का उदाहरण नहीं है? तो ये डिकम्पोजिशन है, तो ये तो नहीं है, ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर। बाकी सारा ऑक्सीडाइज हो रहा है तो होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका नहीं होगा। कौन सा सूत्र कैल्शियम ऑक्साइड का सही सूत्र है? तो CaO, ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम ऑक्साइड। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया द्विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड मिलकर आपका सोडियम क्लोराइड प्लस BaSO4 जो रहता है क्या रहता है आपका व्हाइट कलर का, आपका प्रेसिपिटेट बनाता है, जिसे हम लोग प्रेसिपिटेट को हम लोग जिसमें भी आपका अवक्षेप बच जाता है उसे हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, निम्न में से किस यौगिक के ताप अपघटन के परिणाम स्वरूप कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड टूटता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करते हैं तो आपका कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में टूटता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, संतुलित करिए, 3 गो यहाँ पे Fe है, Fe यहाँ 3 गो है, संतुलित है, डैश X2H 4 को बोल रहा है, यहाँ पे 2 को रखेंगे तो नहीं होगा, नहीं होगा, ज़्यादा चाहिए। यहाँ पे 4 दूनी 8 गो है, तो यहाँ पे 4 रखे तो ये 4 हो गया, ठीक है, और ये 3 हो गया। ठीक है, तो आपको एक्स पे जो है 4 रखना है, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलिए, आपका टेक्नीशियन का होता है और यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम लोग ALP का क्वेश्चन को जो है डिस्कस कर लेंगे, या चैप्टर नंबर 5 का, और फिर JEE का भी बढ़िया बढ़िया सवाल है उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज टेक्नीशियन पे ही रुक जाते हैं फ्रेंड्स, हमको जाना है बाहर टहल वहल के आते थोड़ा घूम फिर के। हालांकि आज तो घूमे फिरे हैं, आज खाली दोस्त यार के साथ पिकनिक ही हुआ है। आप लोग का पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है बताइए, उम्मीद है सब मस्त ज़बरदस्त है। ठीक है, फिर इसके बाद फिर एग्ज़ाम में ही लगना है, और करना क्या है, 90 नंबर लाना है टेक्नीशियन के लिए। ALP भी कम में होने वाला है नहीं, 50-55 पार आएगा तो ही होगा नौकरी, नहीं तो भूल जाइए, सो जाइए, है कि नहीं। चलिए तो फ्रेंड्स, सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे कल फिर इसी समय में। टाटा बाय बाय, थैंक यू।